दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर कमलेश ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस क्लास में देखेंगे भारतीय बजट वर्ष 2023-24। वर्ष 2023-24 का जो बजट है उसको संपूर्ण रूप से जानेंगे हम। ये हमारे लिए यूपीएससी प्री जो 28 मई को होने वाली है, 28 मई 2023 को, आरपीएससी के और एग्जाम्स, ईयूआरओ का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए, और कई वनडे एग्जाम जैसे बीपीएससी और यूपीपीसीएस भी आने वाले हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी रहने वाला, सॉरी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय बजट 2023-24। आप लोगों को पता होगा कि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है, और केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारें क्या करती है कि 1 अप्रैल से पहले ही बजट शुरू कर देती है, और बजट को बनने में लगभग 3 महीने के लगभग लग जाते हैं पूरा बजट पास होने में। संसद की प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। चलिए जानते हैं कैसे क्या घटनाक्रम हुए और क्या महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहले देखेंगे 1 फरवरी 2023 को संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 प्रस्तुत किया गया। ठीक है, बजट में क्या क्या होता है? बजट में सरकार के व्यय, जो सरकार खर्चे करेगी, वो लगाने की योजनाएं होती है। अन्य लेन देनों जो कि अर्थव्यवस्था और नागरिकों के जीवन को प्रभावित करते का ब्लूप्रिंट होता है, एक खाका होता है। ब्लूप्रिंट मतलब एक प्रारूप होता है कि नेक्स्ट आने वाले 1 साल में हम क्या क्या चीजें करने वाले, किन किन मदों पर ज्यादा खर्च करने वाले, किन पे कम खर्च करेंगे, किन पे खर्च घटा दिया जाएगा, किन पे खर्च बढ़ा दिया जाएगा, इत्यादि बातों का प्रावधान होता है। अब भारतीय संविधान में देखें तो बजट का प्रावधान कहाँ है? भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112 में एक छोटी सी परिभाषा दे रखी है। किसी एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा इंग्लिश में कहें तो एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब बजट तैयार कौन करता है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट तैयार कौन करता है? बड़ी बड़ी परीक्षा में यूपीएससी वगैरह में भी पूछा हुआ, बजट और आर्थिक समीक्षा क्या होता है, कौन उसका प्रकाशित करता है, कौन तैयार करता है। तो अपने सभी मंत्रालय बने हुए हैं। वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय को एक आर्थिक मामलों का विभाग, मंत्रालय के अंदर कई, जैसे एक मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके अंदर एक विभाग है। मंत्रालय कई भागों में बटा हुआ होता है, उनको विभाग बोलते हैं। एक विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग। इस विभाग को भी कई भागों में बांटा गया है। इसमें एक है बजट डिवीजन, बजट डिवीजन, बजट प्रभाग। विभाग के जो नीचे वाली इकाइयां होती हैं उनको प्रभाग बोला जाता है। प्रभाग के नीचे वाली इकाइयों को विंग बोला जाता है, अनुभाग। तो बजट प्रभाग जो है, ये बड़ा ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के नीचे एक विभाग है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का विभाग। आर्थिक मामलों के विभाग में एक और अन्य उसका उपभाग है जिसको बोलते हैं बजट डिवीजन, बजट डिवीजन, बजट प्रभाग। बजट प्रभाग बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, मतलब मूल रूप से बजट तैयार करने का काम करता है बजट प्रभाग। फिर संसद में इसको रखा जाता है वित्त मंत्री के माध्यम से, वित्त मंत्री के द्वारा। 2014 के बाद में 1 फरवरी को बजट रखना हमने शुरू कर दिया था। उससे पहले हम 28 फरवरी को बजट रखते थे, ये थोड़ा सा याद रखना। उससे पहले तो रेल बजट और आम बजट भी अलग अलग आता था। 2015 से आम बजट, रेल बजट भी एक ही बजट में शामिल कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारी जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण, उन्होंने क्या कहा बजट के बारे में? निर्मला सीतारमण जी ने बजट में क्या कहा, एक बात और सुन लें दोस्तों। ये जो पीडीएफ है जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ आपको राज एग्जाम अकेडमी नाम से ही एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर अवेलेबल हो जाएगी। राज एग्जाम अकेडमी की टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आपको अभी क्लास कंप्लीट होते ही मिल जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं निर्मला सीतारमण ने बजट के बारे में क्या कहा। निर्मला सीतारमण ने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि पिछले बजट में डाली गई महत्वपूर्ण नींव और भारत एट 100, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। भारत एट 100, भारत एट 100, भारत एट 100 का मतलब है कि हम स्वतंत्र हुए थे अंग्रेजों से 1947 में, और 2047
2047 जो 100 साल है, 100 इयर्स, इसमें हम कहाँ स्टैंड करते, कहाँ तक पहुंचे, भारत कहाँ तक आगे बढ़ा है, भारत ने कितना विकास किया, किन किन क्षेत्रों में विकास किया, कौन कौन से क्षेत्र भी पीछे छूट गए, उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। तो भारत एट 100 भारत एट 100 जिसमें एक समृद्ध एवं समावेशी भारत की परिकल्पना की गई है, के लिए तैयार किए गए ब्लूप्रिंट के सहारे भारत एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगा जहां आर्थिक विकास के फल सभी क्षेत्रों एवं समस्त नागरिकों, विशेषकर हमारे युवाओं, महिलाओं, किसानों, ओबीसी, अनुसूचित जनजातियों, जातियों तक निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे। ये वित्त मंत्री का कोट है। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने महत्वपूर्ण रूप से ये बोला है। इंडिया एट 100, हमने 2047 तक की प्लानिंग करी है, 2047 तक हम कहाँ पहुंचेंगे। देखते हैं इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से इंडिया एट 100 तक की यात्रा में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटक रहेंगे। वित्त मंत्री का कहना है कि इंडिया एट 100 मतलब 2047 तक हम किन किन मुद्दों पर, किन किन घटकों पर, किन किन तत्वों पर मुख्य रूप से फोकस करेंगे, मुख्य रूप से ध्यान देंगे, तो हम समावेशी विकास कर पाएंगे। समावेशी विकास वह विकास होता है जिसमें समाज का कोई भी अंग, कोई भी हिस्सा, कोई भी तबका पीछे ना छूटे और सभी का विकास हो जाए, असमानता कम से कम हो, समानता की ओर अग्रसर हो। पूर्ण समानता नहीं है लेकिन समानता की ओर अग्रसर हो, कुल मिला के उसका विकास हो जाए। तो इंडिया एट 100 की बात करते हैं। इंडिया एट 100 की यात्रा को हम अगर सफल बनाना चाहते हैं, 2047 तक भारत को एकदम पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने की ओर देखते हैं, हम अगर सपना देखते हैं, तो उसके लिए 4 रूपांतरकारी अवसर हैं। चार मदों पे, 4 तत्वों पे, 4 बिंदुओं पे हमको फोकस करना होगा, ध्यान देना होगा। पहला क्या है? महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। अगर यदि महिला आर्थिक रूप से सशक्त होगी तो आवश्यक रूप से देश सफल हो जाएगा, देश सफल हो जाएगा, ये देखो कहा गया। दूसरा क्या है, इसमें क्या करा गया, DAY NRLM के तहत 81 लाख स्वयं सहायता समूहों को बड़े उत्पादन उद्योग में परिवर्तित करना। स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। स्वयं सहायता समूह क्या होता है? कोई भी गांव या शहर की 8-10 महिलाएं मिलकर, 10-12-15 कुछ भी एक निश्चित संख्या, न्यूनतम 10-12 संख्या होती है, 10-12 महिलाएं मिलकर कुछ अपनी पूंजी, कुछ सरकार की ओर से माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म ऋण लेकर अपना छोटा कारोबार शुरू करते हैं, और जो उसका लाभांश होता है, डिविडेंड होता है, प्रॉफिट होता है, उसको इक्वली आपस में शेयर कर लेते हैं। जितना जिसकी योग्यता होती है, जो जितना काम करता है उससे शुरू कर लेते हैं। तो वो जो छोटे छोटे उद्यम है, कुटीर उद्योगों के टाइप के उद्योग है, उनको क्या करना है, बृहत उद्योगों में, बड़े उत्पादक उद्योगों में, है ना, बड़े उत्पादन उद्यमों में परिवर्तित करना। उनको छोटे जो घरेलू उद्योग है, 8-10 महिलाएं, 15 महिलाएं मिलकर कर रही थी, उनको उनका स्तर बढ़ाना, उनको व्यापक बनाना है, ये सरकार का उद्देश्य है। जिससे क्या, महिला सशक्त होगी, आर्थिक सशक्तिकरण होगा और देश अंततः आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट इसका बिंदु है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विकास, इसको बोला गया है पीएम विकास, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, सॉरी। विश्वकर्मा कौन है? पारंपरिक कारीगर, जैसे सुथार है, शिल्पकार है, जो परंपराओं से कार्य करते आ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम से देखें, नावें बनाने का काम है, मूर्ति निर्माण का काम है, वो चला आ रहा है 4500-5000 साल से। परंपरागत कारीगर, उनको क्या करना है, वित्तीय सहायता देना है, वित्तीय सहायता, उनका कौशल प्रशिक्षण करना और जानकारी देना। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से उनके अंदर कला तो भरपूर कूट के भरी हुई है, लेकिन उनको क्या करना, आधुनिक रूप में किस कला की आवश्यकता है, आधुनिक मॉडर्न जमाने में कैसी टेक्निक यूज करके वो नए नए शिल्प बना सकते हैं और सस्ते कम दामों पे बना सकते हैं, ताकि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या घरेलू राष्ट्रीय स्तर पे वो कम्पीट कर सके, वो अपने उत्पाद सही मूल्यों पर बेच सके और उनको लाभ भी हो जाए। तो ये देखते हुए उनको क्या करना है, उनका कौशल विकास करना है, उनको वित्तीय सहायता देनी। तो पहला हो गया महिलाओं का सशक्तिकरण, ठीक है। दूसरा हो गया पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान। तीसरा हम देखते हैं पर्यटन में अपार संभावनाएं। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, भारत में सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है ना, आपको पता है। हिमालय में एकदम बर्फीली जलवायु है, मौसम है, दक्षिण भारत में एकदम उष्णकटिबंधीय मौसम है, बीच में रेगिस्तान भी है हमारे वहां पास के अंदर, ठीक है, पश्चिम में, और पूर्व में जाएंगे तो एकदम हरियाली, मानसूनी वन और सदाबहार वन टाइप के वन है। तो पर्यटन की भारत में अपार संभावना है। इनको देखते हुए पर्यटन पर भी हमें विशेष रूप से फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ बिंदु अपन देखेंगे। फोर्थ बिंदु में आपके है हरित विकास, जो कि विविध क्षेत्रों में ऊर्जा कुशल उपयोग और हरित
रोजगार को सुनिश्चित करेगा। हरित विकास के बारे में भी हमें देखना है। हरित विकास मतलब ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। ऐसी परियोजनाएं, ऐसी योजनाएं, ऐसे कार्यक्रम, ऐसी तकनीकें अपनाई जाए जिनके माध्यम से पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो और हमारा विकास भी सुनिश्चित हो सके। तो 4 बिंदु इंडिया 100 की यात्रा के लिए 4 बिंदु महत्वपूर्ण, इनके ऊपर ध्यान देना है आपको। एक तो क्या है, महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट। सेकंड आपका है पीएम कौशल, पीएम विकास, विकास वाला। तीसरा है आपका टूरिज्म और फोर्थ है आपका ग्रीन डेवलपमेंट, हरित विकास। ठीक है, तो इनको विशेष रूप से ध्यान देना है। इंडिया 100 की यात्रा में हमें इन 4 तत्वों पे, 4 बिंदुओं पे विशेष रूप से फोकस करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की जरूरत है। चलिए देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के मूलभूत तत्वों का सहारा। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या मूलभूत तत्व है, इनके बारे में देखेंगे अपन। ठीक है, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था सॉरी भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत तत्व, ऐसे मूलभूत तत्व जो भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहे हैं। इसमें क्या क्या चीजें भाई देखो। पहला है, इस वर्ष 7% की दर से वृद्धि का अनुमान है। वर्ष 2023-24 का जो बजट है, तो वर्ष 2023-24 में आपको लगभग 7% की ग्रोथ रेट देखने को मिल सकती है। ग्रोथ रेट इज 7%, अप्रोक्सीमेट, अनुमान है ना, ये ध्यान रखना है, 7%। केंद्र सरकार राजकोषीय समेकन के मार्ग पर वित्त वर्ष 2023-24 में बजट अनुमान का 5.9% राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा है, राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, वो टोटल जीडीपी के 5.9% रहने का अनुमान है। 5.9%, इससे ऊपर नहीं निकलेगा। जीएसटी मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास बना है। जीएसटी का जो मासिक राजस्व है ना, मंथली रेवेन्यू है, जीएसटी मंथली रेवेन्यू, मासिक राजस्व लगभग 1.5 लाख करोड़ के आसपास है। ठीक है, साल का ये 18 से 20 लाख करोड़ के लगभग आ जाता है। प्रति वर्ष 18 से 20 लाख करोड़ के बीच में आ जाता है। 1.5 लाख करोड़ प्रति महीना प्राप्त हो रहा है सरकार को। निम्न एनपीए के चलते बैंकों की सुधरती आस्तिक गुणवत्ता, एसेट्स क्वालिटी जो है, आस्तिक गुणवत्ता, एसेट्स क्वालिटी, आस्तिक गुणवत्ता, सितंबर 2022 में एनपीए जो था वो 5% रहा। एनपीए है ना, 5% के आसपास अप्रोक्सीमेटली। हालांकि ये भी बहुत बड़ा है, लेकिन तो भी इसमें सरकार धीरे धीरे सुधार कर रही है। अब नेक्स्ट बिंदु देखो, 9 महीनों के आयातों, इंपोर्ट्स को कवर करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स रिजर्व जो हमारा है, फॉरेक्स रिजर्व लगभग 600 मिलियन का है। 600 बिलियन, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास है। उस इतना पैसा हमारे पास है कि 9 महीनों तक हम भारत की जो आयात है, आयात की खपत कर सकते हैं, उसकी कीमत चुका सकते हैं, उनका उधार बकाया चुका सकते हैं। ठीक है, इतनी सुदृढ़ अर्थव्यवस्था हमारी है। संघ सरकार पूंजीगत व्यय 4 गुना बढ़ा। वित्त वर्ष 2024 में 10 लाख करोड़ पूंजीगत व्यय, इनको बारे में अपन देखेंगे आगे। बजट के जो घटक होते हैं, पूंजीगत व्यय क्या होता है, राजस्व व्यय क्या होता है, अगले ही स्लाइड में अपन देखने वाले हैं विस्तार से। तो वित्त वर्ष 2024 में पूंजीगत व्यय कितना है, तो आपको एक फिगर ध्यान रखना है, 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2024 से लेकर अब तक की उपलब्धियां, किसी को पीछे नहीं छोड़ा जा रहा है। ये वित्त मंत्री का विशेष रूप से कोट है, विशेष रूप से वक्तव्य दिया था कि वर्ष 2014 से जब नई पार्टी की, बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी केंद्र सरकार में, तब से लेके अभी तक का जो 8-9 साल का सफर है, उसमें किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा। सभी मुद्दों को, सभी समाज के सभी तबकों को साथ में लेकर चला है और सभी को बराबर समान रूप से फायदा पहुंचाने का प्रयास किया। नेक्स्ट देखते हैं भाई, इसमें दिखा हुआ इन्फोग्राफिक्स में कि 2014 से अब तक की उपलब्धियां, क्या क्या उपलब्धियां रही पिछले 9 वर्षों में, लास्ट 9 इयर्स में दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। पिछले 9 वर्षों में, 9 वर्ष पहले, 2014 से पहले भारत टॉप 10 अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान पर थी। विश्व की टॉप 10 इकोनॉमिक्स है, बड़ी टॉप 10 इकोनॉमी, उसमें हम 10वें स्थान पे थे।
वर्तमान में क्या हो गया, 9 सालों में ये 10 से क्या पर पहुंच गई है, 5वें स्थान पर। ठीक है, तो बहुत जल्दी ग्रो किया, बहुत ही आगे निकली अर्थव्यवस्था में, ये ध्यान देना। ठीक है इसके लिए हमने क्या क्या किया है ना। एक तो सबसे बड़ी चीज तो ये हुई, अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे आ गई विश्व स्तर पे। इसके लिए हमने क्या क्या किया, सबको साथ में लेके चले हैं और सभी तबकों को बराबर फायदा पहुंचाने का प्रयास किया, समावेशी विकास करने का प्रयास किया। तो इसके लिए हमने क्या क्या घटक अपनाए हैं, क्या क्या चीजें करी है। तो पहला बिंदु है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण किया। स्वच्छ भारत मिशन, निर्मल भारत मिशन का जो चल रहा था, उसी का नाम गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया था 2014 में, उसका नाम रखा था स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ टॉयलेट्स बनाए, शौचालय बनाए, घरेलू टॉयलेट्स, शौचालय। ठीक है भाई। नेक्स्ट बिंदु देखते हैं, उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए हैं, लगभग 10 करोड़। उज्ज्वला योजना थी जो गृहिणियों को सामाजिक सुधार से, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित थी। इसमें एलपीजी सिलेंडर मिलते थे, पर्यावरण प्रदूषण भी कम होता है, महिला सशक्तिकरण भी होता है, महिलाओं को लकड़ियां चुनने के लिए या डेली शाम सुबह की ईंधन का जुगाड़ करने से निजात मिल जाती थी, वो दूसरे काम कर सकती थी इस प्रकार से। नेक्स्ट देखो, 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीका लगाए गए। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। 220 करोड़ कोविड टीकाकरण किया गया। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खोले गए, लगभग 48 करोड़ बैंक खाते खोले गए। पीएम जनधन योजना 2014 में शुरू करी थी, अगस्त 2014 में। तो उसमें जीरो बैलेंस अकाउंट, शून्य शून्य आपके बैलेंस होगा तो भी अकाउंट खोल देंगे, है ना। जीरो बैलेंस अकाउंट कहा गया था, ये आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक प्रयास था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। नेक्स्ट देखते हैं, पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा भी किया गया है व्यक्तियों के लिए। तो 44.6 करोड़ सुरक्षा बीमा एवं पीएम ज्योति योजना के तहत, जीवन ज्योति योजना के तहत बीमा किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ की नकदी दी है। पीएम किसान योजना का मतलब आपको पता है कि 2 साल पहले शुरू करी थी, जिसमें साल के 6,000 रुपए प्रति किसान दिए जाते थे, जिसमें 2-2 हजार रुपए की किस्तें दी जाती थी, है ना, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते थे। तो कितने हैं, 2.2 लाख करोड़ किसानों को 11 करोड़ रुपए, 11.5 करोड़ रुपए का की मदद दे दी गई है। दुगनी से ज्यादा बढ़ने के साथ प्रति व्यक्ति आय हुई है 1.97 लाख। भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वो पिछले 8 सालों में, 9 सालों में दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो प्रति व्यक्ति आय कितनी, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना। प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो 1.97 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, तो इन 6-7 बिंदुओं को ध्यान में रखना। 2014 से लेकर अब तक किसी को पीछे नहीं छोड़ा इसमें। 9 सालों में सरकार ने क्या क्या काम किए, सरकार की क्या क्या उपलब्धियां रही है। नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं अपने बजट पे। बजट के मुख्य घटक क्या क्या है। बजट में मुख्य घटक होता है आय कितनी है, व्यय कितना है और घाटा कितना रहा। मतलब आय कितनी हुई, मान लिया जाए 100 रुपए आय है, 100 रुपए आय है और व्यय हो गया 110, है ना, 110, तो 10 रुपए हो गया घाटा। ये देखना। तो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, 3 अवयव होते हैं। ठीक है, लिखा है 2 अवयव, लेकिन तीसरा भी एक इंपॉर्टेंट होता है। इन दोनों का अंतर, या तो लाभ होगा या घाटा होगा। ठीक है, देखते हैं। तो बजट में मुख्य रूप से 2 तत्व होते हैं आय व्यय के, एक तो राजस्व बजट और एक पूंजीगत बजट। राजस्व बजट में राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियों में क्या क्या चीज है भाई। राजस्व प्राप्तियों में एक तो है कर राजस्व, टैक्स, टैक्स से क्या मिल रहा है सरकार को, तो कर राजस्व। दूसरा है गैर कर राजस्व, गैर कर राजस्व। ठीक है, कर में क्या क्या बिंदु आते हैं आपके, जैसे व्यक्तिगत आय कर, है ना, इनकम टैक्स जिसको आप बोलते हैं, तो आयकर, आयकर हो गया। नेक्स्ट बिंदु, ये मत बदले, बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार आप नोट कर लीजिएगा या ध्यान में रख लीजिए। इस पीडीएफ को देख के भी आप वापस बाद में नोट्स बना सकते हैं, अपने संक्षिप्त नोट्स बना लेना। आयकर। अगला है निगम कर, निगम कर, निगम कर। थर्ड है संपत्ति कर, आपकी कोई वेल्थ है, संपत्ति है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो भी राजस्व प्राप्तियों के अंदर आएगा।
नेक्स्ट है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क सरकार लगाती है तो वो भी इसी में शामिल होता है। और सेवा कर, सेवा कर, सर्विस टैक्स। गैर कर राजस्व में क्या है? ब्याज प्राप्ति। देश ने किसी अन्य देश को लोन दिया है, ऋण दिया है, तो उस पर जो ब्याज मिलेगा वो ब्याज प्राप्ति किस में आएगा? गैर कर राजस्व में। तो अन्य देशों से जो ब्याज प्राप्ति, ब्याज प्राप्ति। नेक्स्ट इसका है लाभांश, पीएसयू। हमारे जो सरकारी उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो लाभांश होता है, लाभ मिलता है, डिविडेंड मिलता है, वो भी क्या होता है? इसी में गैर कर राजस्व में शामिल होता है। पीएसयूज, पीएसयूज जो लाभांश मिलता है, डिविडेंड मिलता है, वो भी इसी में शामिल है। विभागों द्वारा वसूली गई फीस। कई विभाग है ना, मंत्रालयों के जो अंडर में होते हैं, छोटे छोटे उपभाग होते हैं, उनको विभाग बोलते हैं। विभागों द्वारा किसी प्रकार की फीस, शास्तियां वसूल की जाती है, वो भी इसी में शामिल होती है। तो शास्ती, फीस को हिंदी में शास्ती बोलते हैं, ठीक है, शास्ती। और बाहरी अनुदान, कोई अन्य देश अपने को दान देता है, अनुदान, जो पैसे वापस नहीं देने होते। एक तो होता है ऋण, जो वापस चुकाना पड़ता है, ब्याज भी देना पड़ सकता है उस पे, या देना पड़ता ही होगा ऋण पे। और अनुदान, अनुदान ऐसे पैसे होते हैं, ऐसा धन होता है जो वापस नहीं चुकाना पड़ता है। ये तो हो गया आपके राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, सरकार को कहां कहां से मिल रहा है, कितना मिल रहा है। अगला देखते हैं राजस्व व्यय। अब व्यय क्या है? राजस्व व्यय में दो चीजें हैं। राजस्व व्यय में दो घटक है। एक घटक है आपका, एक घटक है योजनागत व्यय, योजनागत व्यय, इसको बोलते हैं प्लान्ड एक्सपेंडिचर। बजट है, बजट में प्रत्येक मंत्रालय अपनी योजनाएं बनाता है। एक वर्ष में हमको किस किस फील्ड में कितना कितना, किस किस क्षेत्र में कितना कितना व्यय करना है, वो योजनागत व्यय, ठीक है, केंद्र सरकार के मंत्रालयों द्वारा, है ना, मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्रीज द्वारा। दूसरा है आपका गैर योजनागत व्यय, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? ब्याज अदायगी। योजना नहीं बनाई थी पहले, लेकिन ऋण लेना पड़ गया तो ब्याज देना पड़ गया, तो ब्याज अदायगी, ब्याज चुकाना, अदायगी, ब्याज चुकाना। नेक्स्ट आपका है रक्षा पर व्यय, रक्षा, डिफेंस, रक्षा पर व्यय। अब नेक्स्ट देख लो आप, इसमें है सब्सिडी, जो किसानों को और गरीबों को और दी जाती है, सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी, उर्वरक पे सब्सिडी, है ना, कई अन्यों पे सब्सिडी, बिजली पे सब्सिडी किसानों को दी जाती है। और ये चीजें, ये भी नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में आती है, ठीक है। इन सब का रख रखाव, केंद्र सरकार के कई मंत्रालय हैं, है ना, अन्य कोई डिपार्टमेंट्स वगैरह, तो उनका रख रखाव के लिए भी, रख रखाव, पैसे खर्च होते हैं, तनख्वाहें वगैरह देनी पड़ती, सैलरीज देनी पड़ती, वो भी किसमें आता है? नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में आता है, ठीक है। इसी प्रकार से पूंजीगत बजट पूंजीगत बजट में क्या क्या है भाई? इसके अंदर अगर हम देखें तो पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां कहां से प्राप्त हो रही है? तो पूंजीगत प्राप्तियों में आप देखोगे तो पूंजीगत प्राप्तियों में सबसे बड़ा जो प्राप्ति का स्रोत है वो क्या है? विनिवेश, विनिवेश। सरकार पिछले 9 सालों से ये बहुत ही बड़ा काम कर रही है, लेकिन बताया नहीं है पिछले 9 साल की उपलब्धियों में। विनिवेश, विनिवेश का अर्थ होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सरकार की कोई भी कंपनी है, जैसे सेल है, गेल है, भेल है, ये कंपनियां है ना, एलआईसी वगैरह है, इनको बेच देती, इनकी हिस्सेदारी कुछ बेच देती, कुछ शेयर बेच देती, उसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, ठीक है। तो इनसे जो पैसा आता है सरकार फिर अपने काम में ले लेती। सबसे बड़ा जो मद है पूंजीगत प्राप्तियों का वो है विनिवेश, ठीक है। कंपनियां बेच बेच के पैसे इकट्ठे करना, कुल मिला के संपत्ति बेच के पैसे प्राप्त करना है, उसको बोलेंगे विनिवेश, सीधी सी भाषा में। फिर है उधार, उधार लेते हैं, एक तो सरकार लेती है आरबीआई से उधार, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, एक मार्केट से, मार्केट, ये तरलता कम करने के, मार्केट में तरलता कम करने के भी उपाय है, मार्केट से लेती है ऋण। फिर कहीं से पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो है, हमारे सरकारी उद्यम है, सरकारी कंपनियां हैं, उनसे भी ऋण लेती है। तो 3 प्रकार से ऋण ले सकती है सरकार, तो आरबीआई से ऋण ले लेगी, एक मार्केट से ऋण ले लेगी, बाजार से ऋण ले लेगी, एक पीएसयू से ऋण ले लेगी। फिर बाहरी ऋण, कई अन्य देशों से, अमेरिका, रूस इत्यादि से भी ऋण ले सकती है। तो बाहरी ऋण, बाहरी देशों से ऋण, ये भी है, तो यहां से भी पूंजीगत प्राप्तियां कर सकती, ठीक है।
अब पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय में देखते हैं क्या क्या घटक है। थोड़ा सा ये हो सकता है आपके लिए लंबा हो, लेकिन समझना जरूरी है। आरएस मेंस में भी पूछा हुआ है, राजस्व व्यय के मदों को बताइए। ठीक है, इसमें भी फिर दो खंड हो जाएंगे, एक तो प्लान्ड एक्सपेंडिचर, एक नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, योजनागत व्यय और गैर योजनागत व्यय, इनमें भी दो घटक कर सकते हैं। यही वापस हो गया केंद्र सरकार के मंत्रालयों द्वारा बजट बनाते हैं भाई, तो एक वर्ष में तैयार करते हैं ना, एक वर्ष में क्या क्या खर्च करेंगे, वही प्लान एक्सपेंडिचर है, वही योजनागत व्यय, एक साल की जो योजनाएं बनाते हैं उसमें। नेक्स्ट क्या है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में वही आ गया, रक्षा के कोई टैंक खरीदना है, हवाई जहाज खरीदना है, या फाइटर प्लेन खरीदना है, मिसाइल खरीदनी है, टेक्नोलॉजी खरीदनी, ये क्या है, पूंजीगत व्यय है। इसमें देखो फिर क्या है, अन्य जो सामान है उनका रख रखाव करेंगे, सामानों का रख रखाव, इस पे जो खर्च होगा वो ये होगा। फिर वेतन जो केंद्र सरकार के कार्मिक है उनको वेतन दिया जाएगा, वो भी इसी में शामिल होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बजट एक दृष्टि में। 2023-24 का जो बजट है, 2024 का कहेंगे, 2024 का या 23-24 का वर्ष, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक का जो बजट है, उसमें किन किन मदों पर सरकार कितना पैसा खर्च कर रही। तो सबसे पहले देखना एक बड़ी चीज कि बजट कुल कितना है, कितने रुपए खर्च करने वाली है सरकार एक वर्ष में, कितने खर्च करने वाली है, तो 45,03,97 करोड़। एक नंबर चीज, सबसे इंपोर्टेंट कुल बजट कितना है, तो लगभग 45 लाख करोड़ का बजट है, 45,03,97 करोड़ का बजट है। अब ये बजट है, इसके जो पैसे खर्च होंगे वो सबसे ज्यादा किस में खर्च होंगे, सबसे कम किस में खर्च होंगे, ये भी 3-4 बिंदु याद रखने हैं। परीक्षा में पूछ सकते हैं भाई निम्नलिखित में से किस मद पे सरकार इस बार सर्वाधिक खर्च करेगी, या किस मद पे, कौन से 3-4 मद है उनका अनुक्रम सही बताओ, है ना, सबसे ज्यादा किस पे खर्च करेगी, सबसे कम किस पे खर्च करेगी, इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे अपन। 23-24 का जो बजट है अनुमान है 45,000 करोड़, पहले तो याद रखना 45 लाख, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, 45,03,97 करोड़, 45,03,97 करोड़, इतना तो हमारा बजट है। ये सबसे ज्यादा, इस बजट में से सबसे ज्यादा खर्च किस मद पे होगा, तो ब्याज, जो हमने लोन ले रखा है उस पे खर्च होगा। कितना, 10,79,971, लगभग 10,80,000 करोड़ रुपए जो है वो हमारे खर्च हो जाएंगे ब्याज, इतना तो हमने लोन ले रखा है। फिर सेकंड है परिवहन पे, इसका जस्ट आता है ना, परिवहन 5,17,000 करोड़ परिवहन। थर्ड है रक्षा, डिफेंस, ये 3-4 याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा ब्याज हो गया, दूसरा परिवहन, तीसरा रक्षा, 4 लाख करोड़। सीधे फिगर में आप याद रखना, ज्यादा ऐसे पीछे वाले फिगर याद नहीं रहे, अनुमान रखना, जस्ट एग्जैक्ट कोई नहीं पूछता एग्जाम में। फिर है सब्सिडी, चौथा है सब्सिडी, एक हो गया ब्याज, दूसरा हो गया आपका परिवहन, तीसरा हो गया रक्षा, चौथा हो गया सब्सिडी। पांचवा है राज्यों को अंतरण, जो केंद्र सरकार कर वसूल करती है, जीएसटी और अन्य सीमा शुल्क और वो ड्यूटीज वगैरह वो संग्रहित करती है केंद्र सरकार, और फिर उनमें से राज्यों को भी उनका हिस्सा अंतरित करती है, मतलब ट्रांसफर करती है। तो राज्यों को अंतरण, ट्रांसफर टू स्टेट्स, राज्यों को अंतरण कितना है, 3 लाख करोड़, 3,24,000, 3.25 लाख करोड़ लगभग। फिर पांचवा, छठा है आपका ग्रामीण विकास, फिर सातवां है पेंशन, है ना, फिर आठवां है कर प्रशासन। आपको 5 तक याद रखना है, 6 तक, है ना। पहला ब्याज अदायगी, दूसरा परिवहन, तीसरा रक्षा, चौथा प्रमुख सब्सिडी पे लगभग 4.25 लाख करोड़, और पांचवा है राज्यों का अंतरण, ट्रांसफर टू स्टेट्स, फिर है ग्रामीण विकास, छठा और सातवां पेंशन, ये याद रखना। सबसे कम किस पे है, पूर्वोत्तर विकास, पूर्वोत्तर जो विकास है, योजना एवं सांख्यिकी पे 6,000 करोड़, और पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का जो विकास है उस पे 5,000 करोड़, मोटा मोटा याद रखना। इसमें याद रखने की चीजें क्या है, एक तो बजट कितना है टोटल, तो 45,03,97 करोड़, और दूसरा है 6 मद, इन पे ध्यान देना। नेक्स्ट देखते हैं अपन, पूंजीगत प्राप्तियां कितनी है, और ये देखना है अपने को, बड़े बड़े हैं, इसमें कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी ऐसा पूछते नहीं क्वेश्चन, लेकिन जस्ट अपन बजट पढ़ रहे हैं तो नॉलेज के लिए।
पूंजीगत प्राप्तियां अपन ने देखी है ऊपर, पूंजीगत प्राप्तियों के मद कौन कौन से हैं और पूंजी राजस्व प्राप्तियां कौन सी है, पूंजीगत व्यय कौन से हैं, है ना, ये देखते हैं। तो इसमें देख लो भाई, प्राप्तियां प्राप्तियां तो रखे राजस्व प्राप्तियां और एक पूंजीगत प्राप्तियां, बजट के घटक में अपन ने ऊपर देखा है। तो 2023-24 में कितनी रहेगी ये वाला मामला है। 2022-23 का संशोधित अनुमान है और बजट अनुमान रखा है। ये संशोधित अनुमान ग्रीन वाला और लाइट जो ग्रीन डार्क ग्रीन है इसमें 2024 का 23-24 का बजट अनुमान है। तो 2022-23 की बात करें, ये वाला 2022-23 इसमें रहा है आपके 23,48,000 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्तियां हुई है और पूंजीगत प्राप्तियां हुई है 18,38,000 करोड़ रुपए, ये ध्यान रख लेना। तो इसमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं आया है 22-23 और 23-24 में, तो सिमिलर है पूंजीगत प्राप्तियां, लेकिन राजस्व प्राप्तियां बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी 2023-24 में, 23 लाख से लेके 26 लाख हो जाएगी। इसी प्रकार व्यय, राजस्व व्यय कितना और पूंजीगत व्यय कितना है, तो 2022-23 के अंदर आप देखोगे तो राजस्व व्यय है 38,58,000 करोड़ रुपए, ठीक है, सब करोड़ रुपए में है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर करोड़ रुपए करोड़ में, तो 34,58,000 करोड़ रुपए 2022-23 में। इसी प्रकार 2023-24 में आपके हो जाएगा ये 35,02,136 करोड़ रुपए। इसी प्रकार अपन देखें तो पूंजीगत व्यय पिछले साल तो कम था 2023-24 में, 2022-23 में था आपके 7,28,000 करोड़ और 2023-24 में ये हो जाएगा 10 लाख करोड़ के लगभग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब घाटे होते हैं, मतलब बजट में जितना अपन प्राप्त कर रहे हैं उतना ही अगर अपन वापस खर्च कर दे तो शून्य घाटा, प्राप्त ज्यादा कर रहे हैं खर्च कम कर रहे हैं तो लाभ, और प्राप्त कम कर रहे हैं घाटा प्राप्ति की तुलना में ज्यादा है, सॉरी खर्च ज्यादा है तो उसको बोलेंगे घाटा। तो घाटे ये बजट का अहम हिस्सा है, महत्वपूर्ण भाग है। राज्यों के जीएसडीपी को 3.5% 3.5% राजकोषीय घाटे की अनुमति होगी, जिसमें 5% विद्युत क्षेत्र में सुधार भी जोड़ा जाएगा। सरकार ने एक पाबंदी लगाई हुई राज्यों के ऊपर कि राज्यों का जो जीएसडीपी है, राज्यों की जो पूरे साल की जीडीपी जो है, स्टेट जीडीपी है, उस स्टेट जीडीपी का 3.5% 3.5% से ज्यादा राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट नहीं होना चाहिए, जिसमें 0.5% विद्युत सुधार भी जोड़ा जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। संशोधित अनुमान क्या है 2022-23 के, जैसे अपन ने देखे अभी प्राप्तियों का, तो उधारियों से इतर कुल प्राप्तियों का संशोधन अनुमान 24.3 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें निवल कर प्राप्तियां 20 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 41 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 7.3 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जीडीपी का 6.4% है, मतलब 2022-23 की बात कर रहा है ये, 2022-23 संशोधित अनुमान कितना है, तो 6.4%। हमने आपको ऊपर देखा था 2023-24 के लिए रखा है 5.9%। घाटे की प्रवृत्तियां, घाटे 4 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, ठीक है। राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा इत्यादि। देखते हैं 2023-24 का क्या अनुमान है। तो प्रभावी राजस्व घाटा 1.7% रहने वाला है। ये जीडीपी के बारे में बात करें भाई, जीडीपी जितनी है उसका प्रतिशत। तो पहले तो संशोधित अनुमान देख लेते हैं 2022-23 के, जो अभी वर्ष चल रहा है उसका संशोधित अनुमान, है ना। तो राजस्व, प्रभावी राजस्व घाटा हो जाएगा आपका 2.9%, और प्राथमिक घाटा, ग्रीन वाली लाइन, प्राथमिक घाटा 3%, राजस्व घाटा 4.1%, और राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, फिस्कल डेफिसिट होगा आपका 6.4%। 2023-24 को जो अनुमान है, आने वाले वर्ष में अनुमान लगाया हमने कि कितना घाटा रह सकता है, तो आपका प्रभावी राजस्व घाटा हो जाएगा 1.7%। बहुत कम करने का प्रयास किया है सरकार, बहुत बचत करेगी, अब कमाने का तो कोई सोर्स है नहीं, इतना बचत ज्यादा करेगी, योजनाओं पे कम खर्च होगा। तो प्रभावी राजस्व घाटा आपका हो जाएगा 1.7%, जीडीपी का 1.7%। इसी प्रकार से प्राथमिक घाटा आपका हो जाएगा 3% से घटकर 2.3%।
और जो आपका राजस्व घाटा है, रेवेन्यू डेफिसिट, आपके टैक्सेस वगैरह में जितना घाटा आ रहा है, प्राप्तियों की तुलना में व्यय ज्यादा हो रहा है, इसको देखो आप घटा के कर देगी सरकार 2.9%, ये घटने का अनुमान है। और जो फिस्कल डेफिसिट है हमारा, राजकोषीय घाटा, वो भी 6.4 से 5.9 होने वाला है इस वर्ष में, ऐसा अनुमान किया गया है। इनको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न टपकता है यहीं से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो वही बात है जो पीछे करी अपन ने अभी तक। बजट 2023 में कुल 23-24 में कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 27 लाख करोड़ और 45 लाख करोड़ के रुपए अनुमान होने का अनुमान लगाया गया है। निवल कर प्राप्तियां 23 लाख करोड़ होने का अनुमान है। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.9% रहने का अनुमान है। जो भी अपन ने बातें करी उन्हीं का एक बार लिखित में है सब। 2023-24 में राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियां 11 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है और सकल बाजार उधारियां 15.4 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कुल अंतरण, राज्य जितने भी हैं हमारे स्टेट है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, उनको कितना अंतरण करेंगे, पैसे कितने ट्रांसफर करेगा केंद्र सरकार। तो 2022-23 का जो बजट था, 2022-23 का बजट था, उसमें 17,10,828 करोड़ रुपए राज्यों को, सभी राज्यों को अंतरित किए थे, सभी राज्यों को ट्रांसफर किए थे। ट्रांसफर, राज्यों का अंतरण, ट्रांसफर कब की, कितने किए थे पिछले वर्ष, 17,10,000 करोड़। इस बार वही बढ़ाया इसको थोड़ा सा, टैक्स कलेक्शन में भी वृद्धि होती तो राज्यों के अंतरण में भी बढ़ोतरी होगी ही होगी। 2023-24 का जो बजट अनुमान है उसमें राज्यों को 18,62,000 करोड़ रुपए देने का अनुमान है। राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को अंतरण करेंगे, तो ये भी एक चीज ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट। राज्यों को कितना अंतरण होगा, तो 18,62,000 करोड़, लगभग 18.5 करोड़, ऐसे करके याद रख लेना एग्जाम में, इतने डाटा याद नहीं रहते। अब सबसे इंपॉर्टेंट घटक, सबसे महत्वपूर्ण घटक, एक्सट्रीमली सॉरी, सबसे महत्वपूर्ण घटक, देखिए केंद्र सरकार का जो बजट है उसमें पैसे कहां से आ रहे हैं और पैसा कहां खर्च होगा, ये इसका विवरण है, ब्यौरा है ना, डिटेल है। तो इसमें देखो, केंद्रीय राजस्व और व्यय, मतलब रुपया कहां से आता है और रुपया कहां जाता है, कहां पर सरकार खर्च करेगी और कहां से सरकार कमाएगी, ये इसमें है। अगर 100 पैसे सरकार का बजट है, अनुमान के लिए माने कि सरकार का बजट कितना है, 100 पैसे, 100 पैसे, जो 45,000 करोड़ है उनको मान लिया 100 पैसे, मान के अपन देख रहे हैं रुपया कहां से आता है, कहां से आ रहा है, हम सरकार जो रुपया है कहां से प्राप्त कर रही है, कहां से कमा रही है। तो सबसे ज्यादा जो पैसे कमा रही सरकार कहां से कमा रही है, उधार और अन्य देयताओं से, है ना, जो सरकार ने उधार दे रखे हैं, ऋण दे रखे हैं और कई अन्य देयताएं वहां से कमाती है, लगभग 34 पैसे। अगर 100 पैसे का बजट है हमारा तो 34 पैसे तो उधार और अन्य देयताओं से आ रहे, सर्वाधिक यहीं से आ रहे। सेकंड नंबर पे है आपका, ये भी याद रखना भाई, सरकार की जो प्राप्तियां उसमें सर्वाधिक योगदान किसका है, तो उधार और अन्य देयता है 1 नंबर पे। 2 नंबर पे आप देखोगे तो जीएसटी और अन्य कर, जो जीएसटी से पैसे वसूल कर रही है सरकार और अन्य जो टैक्सेस लगा के पैसे वसूल कर रही है उससे कितने आते हैं, तो 17 पैसे उससे आ रहे हैं, ये दूसरा मद है। तीसरा मद से हमें, तीसरा है निगम कर और आयकर, इनकम टैक्स और निगम कर से 15-15 पैसे प्राप्त कर रही है, मतलब 15-15% जो सरकार के आय का हिस्सा 15% निगम कर से और 15% ही आयकर से है। इसके बाद आपका देख लो केंद्रीय उत्पाद शुल्क चौथे नंबर पे, तीसरे पे संयुक्त रूप से दोनों हो गए, निगम कर और आयकर। चौथे नंबर पे आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7 पैसे। 5वें नंबर पर कर भिन्न राजस्व, जो टैक्स नहीं है और अन्य जो राजस्व प्राप्तियां हो रही है उनसे आ रहे हैं वो 5वें नंबर पे। छठे नंबर पे सीमा शुल्क और 7वें नंबर पे ऋण भिन्न अन्य राजस्व प्राप्तियां, अन्य जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं वो आ रही है। अपन ने देख चुके हैं पीछे कि राजस्व प्राप्तियां क्या होती है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, राजस्व पूंजीगत प्राप्तियों के घटक कौन कौन से, उसको पीछे पढ़ाने का अर्थ यही था कि आपको आगे आने वाले समय में समझ में आए। रुपया जाता कहाँ है भाई,
आने का तो देख लिया, सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है, उधार और अन्य देयताओं से। दूसरे नंबर पे आपका है जीएसटी और अन्य कर। तीसरे नंबर पे आपके आयकर। तीसरे नंबर पे भी ये 15-15 पैसे आयकर और निगम कर। चौथे नंबर पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क 7 पैसे 7%। पांचवें नंबर पे आपका है कर भिन्न प्राप्तियां 6 पैसे 6%। सातवें नंबर पर है सीमा शुल्क 6 नंबर, ठीक है, 4 पैसे। और आठवें नंबर पे, सातवें नंबर पे आपका आ जाएगा ये ऋण भिन्न प्राप्तियां 2 पैसे, लगभग 2%। अब रुपया जाता कहाँ है, इसमें देखो सर्वाधिक रुपया का खर्च हो रहा है आपका तो ब्याज अदायगी 20 पैसे। 20% तो आपका ब्याज अदायगी में ही खर्च हो जाता है ना। सरकार 1 रुपया पूरा खर्च कर रही है, उसमें से 20 पैसे ब्याज अदायगी में खर्च हो जा रहे हैं। अगला देखो दूसरा है, इसमें 18 पैसे करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा। राज्यों को जो ट्रांसफर कर रहे हैं ना, अंतरण, अभी पीछे अपन ने देखा था पिछली स्लाइड में ही, तो राज्यों को जो अंतरण हो रहा है वो कितना है, 18%, 18%, ठीक है, 18 पैसे। दूसरा मद, पहला तो गया ब्याज अदायगी में पैसे जा रहे हैं, दूसरा जा रहा है राज्यों का अंतरण। तीसरा इसके अंदर आपके हैं केंद्र प्रायोजित योजनाएं। केंद्र जो योजनाएं चला रहा है उसमें सरकार दे रही है, तो 9% जो पैसा है, 9 पैसे हैं, वो केंद्रीय योजनाओं में ही खर्च हो जा रहे हैं। फिर चौथे नंबर पर संयुक्त रूप से देखो अन्य व्यय, अन्य कोई अदर व्यय है, अदर एक्सपेंसेस वो हो रहे हैं, सॉरी चौथे नंबर पे आएगा वित्त आयोग और अन्य अंतरण। वित्त आयोग जो होता है, केंद्र सरकार अपने जो भारत के राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष पे एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, वो राज्यों को कितना पैसा देना है केंद्र से निर्धारित करते हैं। तो वित्त आयोग और अन्य का अंतरण है 9 पैसे, ये है चौथे नंबर पर। पांचवें नंबर पे आ जाएंगे आपके अन्य राजस्व और रक्षा व्यय 8%। ये संयुक्त रूप से दोनों 8-8% है, जो पांचवें नंबर पे आ जाएंगे। छठे नंबर पे आ जाएंगे आर्थिक सहायता, सब्सिडी वगैरह और ये दे रहा है सरकार, देती है, तो ये आर्थिक सहायता छठे नंबर पे। सातवें नंबर पर आएगी आपकी पेंशन, पेंशन है ना, 7 नंबर। तो 7 मुख्य फैक्टर है, मुख्य जगह है, मुख्य तत्व है जहां पर सरकार अपना खर्च करती है। पहला क्या हो गया, ब्याज अदायगी। दूसरा हो गया आपके करों का, राज्यों का अंतरण। तीसरा केंद्रीय सेवाएं। चौथा केंद्र प्रायोजित योजनाएं। इस प्रकार से आपको पूरा देखना है, एक बार रिवीजन करना है, ठीक है। मंत्रालयों का आवंटन 2023-24 में सबसे अधिक आवंटन वाले शीर्ष 13 नहीं है, कट गए एक्स्ट्रा, 3 मंत्रालयों में शीर्ष जो 3 मंत्रालय, कौन कौन से मंत्रालय को सर्वाधिक आवंटन हुआ है इस बार, ये देखना है। तो सर्वाधिक आवंटन किसको हुआ है, रेल मंत्रालय 1 नंबर पे। रेल मंत्रालय को 78,000 करोड़ रुपए दिए, 78,956 करोड़। ये से एग्जैक्ट फिगर याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको यही याद रख लेना कि सर्वाधिक स्तर किसका है, तो 48% इसका है ना, कुल मंत्रालय को देने का 48% तो इसी को मिल गया, रेल मंत्रालय 78,000 करोड़। इसके बाद है जल शक्ति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय पेयजल वगैरह की व्यवस्था करेगा आपके लिए, तो जल शक्ति मंत्रालय 31%। चौथे नंबर पर सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, उसको 53,000 करोड़ मिले हैं, ठीक है, ये चीजें याद रख लेना। अब वित्त मंत्री का एक और कोटेशन है, देखो भाई इसको, वित्त मंत्री का एक और कोटेशन। वित्त मंत्री ने कहा कि अमृतकाल से जुड़े हमारे विजन में मजबूत सरकारी वित्तीय स्थिति के जरिए प्रौद्योगिकी एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी एवं एक मजबूत वित्तीय क्षेत्र सुनिश्चित करना शामिल है, जिसे हासिल करने के लिए सबका साथ सबका प्रयास, विकास नहीं प्रयास करना है, विकास तो बाद में देखेंगे, वो शब्द आया ही नहीं अभी तक। सबका साथ सबका प्रयास के जरिए जन भागीदारी अत्यंत आवश्यक है, पीपल्स पार्टिसिपेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये इन्होंने अपील करी है। अब अमृतकाल कहा गया है, कोरोना के बाद के काल को अमृतकाल, ठीक है। अमृतकाल के लिए विजन, अमृतकाल के जो है इंडिया एट 100 क्या है अमृतकाल, अभी अपन ने पिछली स्लाइड में देखा था, इंडिया एट 100। इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, 4 तत्वों पे हमने ध्यान दिया था, 4 मुद्दों पे ध्यान दिया था, 4 फैक्टर्स पे ध्यान दिया था। एक विमन थे, एक स्किल डेवलपमेंट था, एक था टूरिज्म, एक था ग्रीन डेवलपमेंट, है ना।
तो अब इस पे हमने फोकस किस पे किया है, सशक्त एवं समावेशी अर्थव्यवस्था, सशक्त मजबूत और समावेशी इंक्लूसिव इकोनॉमी, है ना, स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी, इस पे हमने फोकस किया अमृतकाल के लिए। तो युवा वर्ग पर विशेष जोर देते हुए नागरिकों के लिए अवसर प्रदान करना, फिर रोजगार सृजन में वृद्धि करना और मजबूत एवं स्थिर आर्थिक वातावरण तैयार करना, ये मुख्य मुद्दा रहा है। अब बजट, अब शुरू होता है आपका बजट। उसमें 7 प्राथमिकताएं बजट की बताई गई है। बजट की 7 प्राथमिकता को क्या नाम दिया गया, सप्तऋषि। सप्तऋषि से क्या तात्पर्य है, तो बजट में जो 7 प्राथमिकताएं उनको संयुक्त रूप से क्या कहा गया, कोट नाम क्या दिया गया उनको, सप्तऋषि। इनमें शामिल क्या क्या है वो अपन एक एक करके आगे देखेंगे सातों को, ठीक है, एक एक करके देखने वाले हैं। सप्तऋषि में क्या क्या है, इन्फोग्राफिक के माध्यम से देखते हैं। बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं, बजट वर्ष 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं। सबसे पहले क्या है, समावेशी विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। सेकंड है आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना। थर्ड है अवसंरचना में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। फिर एक चौथा क्षमता विकास, स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेसिटी डेवलपमेंट। फिर एक ग्रीन डेवलपमेंट, हरित विकास। फिर है युवा शक्ति, यूथ पावर, और वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर। आगे देखते हैं एक एक करके। पहला जो है समावेशी विकास वाला, उसमें देखते हैं समावेशी विकास। सबका साथ सबका विकास, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर में भी निरंतर ध्यान दिया जा रहा है। सबका साथ सबका विकास में क्या हो भाई, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पूर्वोत्तर, नॉर्थ ईस्ट पे भी विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है। तो ये क्या है, इसमें एग्रीकल्चर सबसे पहले क्या है, कृषि, कृषि और सहकारिता। समावेशी विकास किससे संभव हो सकता है, पहले कृषि उत्पादन अच्छा होगा तो समावेशी विकास, खाद्य सुरक्षा होगी तो अपने आप ही समावेशी विकास की ओर अग्रसर हो जाएंगे। समावेशी विकास, कृषि क्षेत्र को अधिक ऋण, वित्त वर्ष 2022 में 186 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया गया था। कृषि क्षेत्र को सर्वाधिक ऋण कब, 2022 में। ये एक समावेशी विकास की ओर सरकार की पहल है। ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचार, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए कृषि वर्धक निधि, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में इनोवेशंस, नवाचार को, स्टार्टअप अगर कोई कर रहा है तो उसको कृषि वर्धक निधि का गठन किया गया, इसके माध्यम से उनको ऋण वगैरह प्रदान किया जाता है। फिर क्या है, उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य क्षेत्र के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के ऋण का लक्ष्य रखा है। अतिरिक्त भंडारण क्षमता का निर्माण करना, अतिरिक्त भंडारण क्षमता, जो किसान उत्पादन करता है, एफसीआई को बेचता है न्यूनतम समर्थन मूल्य पे, तो उसके भंडारण की समस्या रहती है, इसलिए कि एफसीआई ज्यादा धान और अन्य जो कृषि उत्पादन को खरीद नहीं पाती है, खरीदने में सक्षम नहीं हो पाती, तो क्या भंडारण क्षमता का निर्माण करने से किसानों से ज्यादा उनकी उत्पादकता को खरीदा जा सके। भारत को श्री अन्न, ये विशेष कोटेशन ध्यान रखना भाई, एक विशेष शब्द है इस बार बजट में आया, श्री अन्न, मोटे अनाज पर वैश्विक केंद्र के रूप में बनाने के लिए सहयोग देना। श्री अन्न क्या है देखेंगे, मोटे अनाज जो होते हैं उनको श्री अन्न, ये देखो इनको अब लिखित रूप में देखा है, थोड़ा अपन इन्फोग्राफिक में संक्षिप्त रूप से। भारत विश्व में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। श्री अन्न, इसको ध्यान रखना। श्री अन्न में क्या है, भारत में कई प्रकार के श्री अन्न की खेती होती है, जिसमें ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीमा, चीना और सामा शामिल है। इनको क्या बोला गया है, श्री अन्न। पहले इनको मोटे अनाज बोला जाता था, अब सरकार ने इनका नाम इस बार बजट में क्या रख दिया है, मोटे अनाज। पहले नाम था मोटे अनाज, इनको गरीबों का अनाज बोलते थे पहले, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि को। इसको अब इस बार नाम दिया है श्री अन्न, ठीक है। ये एक दूसरा, एक तो ये हो गया, एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है आपका। दूसरा ये हो गया श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान
हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। श्री अन्न को वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। 6000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी। 6000 करोड़ रुपए की लागत से 6000 करोड़ रुपए की लागत से एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो मछली पालक समुदाय है उनके लिए एक योजना शुरू की जाएगी। तीसरा बिंदु वेरी इंपॉर्टेंट, सहकारिता, कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव में क्या होगा भाई? सहकार से समृद्धि, मतलब आपस में काम करते हैं उसको कोऑपरेशन बोलते हैं। कोऑपरेटिव से समृद्धि होती, कोऑपरेशन टू ग्रोथ, ठीक है, समृद्धि। विजन सरकार साकार करने के लिए उद्देश्य से एक नया सहकारिता मंत्रालय बनाया गया, अभी वर्तमान में बनाया गया, पिछले साल ही बना है। तो सहकारी मंत्री कौन है? तो हमारे जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, अमित शाह, यही सहकारी मंत्री भी है। तो सहकारिता मंत्रालय इन्हीं के अधीन है, बनाया गया। इस विजन को साकार करने के लिए सरकार ने पहले ही 2516 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 63,000 प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों का कंप्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया गया है, डिजिटलाइजेशन का। ये कोई खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर समावेशी विकास के अंदर घटक है स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल संवर्धन। इसके लिए सरकार क्या क्या करेगी? समावेशी विकास वाला घटक लंबा है, बाकी घटक छोटे छोटे हैं, देखते हैं अपन। स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल संवर्धन, सभी के लिए सुलभ स्वास्थ्य की देखभाल। इन्फोग्राफिक के माध्यम से देखते हैं बजट 2023-24 में क्या करा है। समावेशी विकास के तहत स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि 2023 में जीडीपी का 2.1%, वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखना। प्रश्न कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि वर्तमान में सरकार ने स्वास्थ्य पे जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का प्रावधान किया बजट 2023-24 में, तो उसका उत्तर होगा 2.1%, ये बढ़ाया है ना। तो आपके हेल्थ केयर पे 2.1% का बजट जीडीपी का हिस्सा है जो हेल्थ केयर पे खर्च किया जाएगा। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की जाएगी। 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। चुने हुए आईसीएमआर लैब के माध्यम से सरकारी और निजी संयुक्त चिकित्सा अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाएगा, है ना। और फार्मास्यूटिकल्स अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये चीज रखना है ना, कि आपके जो हेल्थ केयर है, स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का व्यय कितना है, तो जीडीपी का 2.1%। अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण, बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स है उनके लिए प्रशिक्षण का भी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। तो शिक्षा एवं कौशल तक पहुंच, प्रशिक्षित होंगे तो शिक्षित होंगे, शिक्षित भी प्रशिक्षित होने चाहिए। कई लोग शिक्षित हो जाते हैं लेकिन प्रशिक्षित नहीं होते, तो पढ़ाने की टेक्निक उनको आती नहीं है ना, स्कूलों में बैठे ऐसे ही मजे मारते हैं। तो उनको समावेशी, उनका भी विकास और बच्चों का भी विकास हो, इसके लिए प्रशिक्षण अत्यावश्यक है। तो शिक्षा के व्यय में वृद्धि, वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 2.9%, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाओ। हेल्थ पे कितना है? 2.1%। एजुकेशन पे कितना है? तो 2.9%। जो अपनी जीडीपी है, जीडीपी का 2.9% शिक्षा पे व्यय किया जाएगा। ये दो चीजें याद रखना, शिक्षा पे 2.9 और स्वास्थ्य पे कितना है, पिछली स्लाइड में अपन देखा है, स्वास्थ्य पर 2.1%। ठीक है, ये कंफ्यूजन ना हो आपको, स्पष्ट रूप से रट के रखना, इसको याद रख के रखना। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं के जरिए अध्यापकों का प्रशिक्षण को पुनः परिकल्पित किया जाएगा। जिला स्तर पर अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, है ना। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी, जहां पर आपको ऑनलाइन कई बुक्स वगैरह अवेलेबल हो सकती है, मिल पाएगी। राज्यों को पंचायतों और वार्ड स्तरों पर प्रत्यक्ष लाइब्रेरी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए पीएमकेवाई 4.0 की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2014 में शुरू करी गई थी, है ना। पीएमकेवाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, है ना, पीएमकेवाई संक्षिप्त रूप में बोलते हैं पीएमकेवाई। पीएमकेवाई के 3 चरण अभी तक पूरे हो चुके हैं। तो पीएमकेवाई का 4.0 जो है, चौथा चरण है, वो शुरू किया जाएगा। प्रशिक्षण पे विशेष ध्यान देते हैं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आप एक बार ध्यान रखना, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं। अब दूसरी प्राथमिकता, पहली हो गई समावेशी विकास, दूसरी प्राथमिकता क्या है अपना? अंतिम छोर और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना। समाज के जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, गरीब, दलित, दबा कुचला व्यक्ति है, वहां तक सरकार अपना पहुंच बनाने की
प्रयास कर रही है। तो उसके लिए क्या क्या करना है? प्रधानमंत्री वाजपेयी की सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय तथा पूर्वोत्तर विकास विभाग का गठन किया था। जनजातीय कार्य मंत्रालय कब हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया था और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास का विभाग बनाया था। ये मंत्रालय था, ये विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट। ठीक है। अंतिम छोर पर अंतिम व्यक्ति पहुंचने के उद्देश्य पर और अधिक ध्यान देने केंद्रित करने के लिए मोदी सरकार ने आयुष, मत्स्य पालन, ध्यान रखना विशेष फैक्टर, आयुष, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, जल शक्ति और सहकारिता मंत्रालयों का गठन किया गया। कितने मंत्रालयों का गठन किया है? आयुष मंत्रालय, मत्स्य पालन मंत्रालय, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्रालय, कौशल विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालयों का गठन किया गया। पिछले स्लाइड में देखा था सहकारी मंत्री का नाम क्या है, बताना आप कमेंट में। आखिरी व्यक्ति तक पहुंच बनाना सॉरी, ताकि कोई भी पीछे ना छूटे। समावेशी विकास तभी होगा जब सभी का विकास हो, है ना। कोई व्यक्ति पिछले पायदानों पे खड़े हैं, उनका विकास नहीं हो पाया, तो समावेशी विकास अपन उसको नहीं कह पाएंगे। आखिरी व्यक्ति तक पहुंच बनाना, सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है आखिरी व्यक्ति तक पहुंच बनाने के लिए? देखिए, कोई भी पीछे ना छूटे, जिससे क्या हो, कोई भी पीछे ना छूटे। प्रधानमंत्री पीजीटीवी विकास मिशन की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए क्या करा जाएगा? प्रधानमंत्री पीवीजीटीजी मिशन की शुरुआत की जाएगी। कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्र में धारणीय सूक्ष्म सिंचाई के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। सस्टेनेबल इरिगेशन के लिए, सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी कर्नाटक के सूखा संभावित क्षेत्रों में। 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। एकलव्य, जो जनजातीय क्षेत्रों में एकलव्य स्कूल है, 740 से अधिक स्कूल है, वहां पर 38,000 टीचरों की भर्ती की जाएगी, अध्यापकों की भर्ती की जाएगी, ये ध्यान रखना है। पीएमजीकेवाई के तहत सभी अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवारों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न आपूर्ति की जाएगी। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री योजना की स्थापना की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है, भारत श्री योजना का संबंध है, देखो प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटल करना, 2-3 ऑप्शन और दे सकते हैं। तो भारत श्री योजना का संबंध किससे है? प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण, डिजिटल रूप में आपको उपलब्ध हो जाएगी, है ना। सर्च करोगे आप तो मिल सकती है, अभी किसी की पहुंच उनमें है नहीं। पीएम आवास योजना के परिव्यय में 66% वृद्धि। पीएम आवास योजना में जो उसका खर्च हो रहा है उसमें 66% की वृद्धि की गई है। तो एक तो ये 2 चीजें याद रखना है, 740 एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूलों के लिए 38,000 टीचरों की भर्ती की जाएगी, और दूसरा इंपॉर्टेंट है खाद्यान्न आपूर्ति की जाएगी, है ना। लेकिन उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत श्री। भारत श्री योजना का संबंध किससे है? तो प्राचीन पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करने से। आखिरी छोर तक पहुंच, आखिरी छोर तक पहुंच कर अपनी सुनिश्चित बनाने के लिए सरकार क्या क्या प्रयास करेगी, ये देखते हैं। अवसंरचना की मास्टर सूची की समीक्षा एक विशेषज्ञ समिति से करवाई जाएगी। अवसंरचना है ना, अवसंरचना मतलब रोड है, रेल है, बिजली है, पानी है, ये सब अवसंरचना में आते हैं। तो अवसंरचना की मास्टर सूची है, उसकी समीक्षा किससे करवाई जाएगी? तो एक विशेषज्ञ समिति से करवाई जाएगी, ताकि उनका जल्दी से जल्दी अवसंरचना निर्माण के जितने भी प्रोजेक्ट है, जितने भी कार्यक्रम है, जल्दी से पूर्ण हो और देश के नागरिकों को उनका लाभ मिल सके। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ की पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान अपन ने देखा ही था पिछली स्लाइड में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ के पूंजीगत परिव्यय के, पूंजीगत परिव्यय वो होता है जो एक बार स्थायी रूप से निवेश कर दिए जाते हैं, है ना। परिसंपत्ति निर्माण होती है उनसे, जैसे रेलवे के लिए पुल बना दिया, नए रेलवे ट्रैक बना दिया, ये क्या है? रेलवे के लिए पूंजीगत परिव्यय। 100 से अधिक अवसंरचना परियोजनाओं की पहचान की गई है। नई जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, 100 से ज्यादा की पहचान की गई है, वहां पर नए शुरू होंगे। 50 अतिरिक्त हवाई अड्डे, हेलीपोर्टर, पोर्ट्स, वाटर एरोड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का पुनरुद्धार किया जाएगा, है ना। तो आपका एविएशन सेक्टर भी आगे बढ़ने वाला है ना। तटीय नौवन को सरकारी निजी भागीदारी के जरिए बढ़ाया जाएगा, ये भी ठीक है, याद रखने जैसा 2 चीजें थी। इसी में देखो भाई, दूसरी प्राथमिकता वाला, कोई भी पीछे ना छूटे में, आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम
वित्त मंत्री ने कहा है कि स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत अवसंरचना जैसे अनेक क्षेत्रों में अनिवार्य सरकारी योजनाओं को पर्याप्त रूप से पहुंचाने के लिए 500 ब्लॉक्स 500 ब्लॉक्स को शामिल करके आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है कि सरकारी जो भी सेवाएं हैं, सरकार जो भी योजनाएं चला रही है, वो गांव के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति जो है, समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, उसके पास वो पहुंच जाए, जिससे क्या हो, समावेशी विकास हो सके। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उद्देश्य क्या, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कितने आकांक्षी जिला कार्यक्रमों को 500 ब्लॉक्स पे को शामिल करके आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। प्रधानमंत्री पीजीटीवी विकास मिशन, विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह, प्रिविलेज्ड विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीजीटीवी विकास मिशन की शुरू किया जाएगा। पीवीटीजी, प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन का उद्देश्य क्या है, तो संवेदनशील जनजातीय समूह, संवेदनशील जो जनजातीय समूह है उनके सामाजिक आर्थिक विकास करने के लिए जो मिशन है उसका नाम क्या है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो आकांक्षी जिला एवं ब्लॉक कार्यक्रम और एक प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन। ठीक है। 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापकों और सहायक कर्मियों को नियुक्त किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, अपन ने देख लिया पिछली स्लाइड में। तो 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए, छात्रों की संख्या कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 3.5 लाख, और टीचर्स कितने होंगे, 38,800। ठीक है। मॉडल स्कूल कितने, एकलव्य मॉडल स्कूल 740। ठीक है। तो प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन की का जो उद्देश्य है, क्या है उद्देश्य है, अति संवेदनशील जनजातीय समूहों का सामाजिक आर्थिक विकास, है ना, ये ध्यान रखना है इसका उद्देश्य, ये इंपॉर्टेंट था। ठीक है। पीएम आवास योजना, इसका परिव्यय अपन देख लिया पिछली स्लाइड, परिव्यय 66% बढ़ाकर कितना कर दिया है, लगभग 89,000 करोड़, 79,000 करोड़ रुपए कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरी जो प्राथमिकता है उसमें क्या है, पहली देख ली थी समावेशी विकास, दूसरा हमने देख लिया था कोई भी व्यक्ति पूछे ना छूटे, और तीसरा है अवसंरचना और निवेश, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, अवसंरचना और निवेश। पूंजीगत निवेश परिव्यय लगातार तीसरे वर्ष 33% की तीव्र वृद्धि करके 10 लाख करोड़ रुपए किया जा रहा है ना। पूंजीगत निवेश परिव्यय, निवेश परिव्यय लगभग कितना है, 10 लाख करोड़ रुपए, जो जीडीपी का 3.3% है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, याद रख लेना। पूंजीगत जो है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कितना किया जा रहा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जीडीपी का 3.3%, और कितना है, तो लगभग कितना है, 10 लाख करोड़। ये फिगर ध्यान रख लेना। ठीक है। जैसा हमने हेल्थ में और एजुकेशन में देखा था, हेल्थ में 2.1 और एजुकेशन में 2.9, जीडीपी का 2.9% और जीडीपी का 2.1%। केंद्र के प्रभावी पूंजीगत व्यय का बजट 13.7 लाख करोड़ रुपए होगा, जो जीडीपी का कितना है, 4.5%। ये ऐसे प्रश्न आते नहीं, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर का दिमाग खराब हो तो बना के पूछ भी लेते हैं, जनसंख्या खत्म हो जाती है अधिकांश। ठीक है। तो याद रखने में से थोड़ी सी परेशानी आएगी, लेकिन याद कर सकते हो तो अच्छी बात रहेगी आपके लिए। राज्य सरकारों को पूंजीगत निवेश के लिए सहायता, राज्य सरकारों को लिए 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण को 1 वर्ष जारी रखने का निर्णय लिया गया है ना। रेलवे, राज्य सरकारों को 50 साल तक जो ऋण दिया जाएगा वो ब्याज मुक्त दिया जाएगा। रेलवे 2.4 लाख करोड़ की पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है ना। रेलवे में 2.4 लाख पूंजीगत परिव्यय का भी मैंने ऊपरी स्लाइड में बताया था आपको। संपत्ति निर्माण, जैसे रेलवे ट्रैक बना रहे हैं, पुलिया बना रहे हैं, रेलवे के लिए ओवर क्रॉसिंग के लिए ओवरब्रिज बना रहे हैं इत्यादि, क्या है, पूंजीगत परिव्यय। तथा 2013-14 में किए गए परिव्यय से 9 गुना अधिक है।
मतलब 10 साल पहले जो पूंजीगत परिव्यय कर किया जा रहा था रेलवे में, उससे जो अभी वर्तमान में पूंजीगत परिव्यय किया जा रहा है वो कितना है, उसका लगभग 9 गुना ज्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं उपयुक्त जो बातें करी अपन ने। अवसंरचना और उत्पादन क्षमता में निवेश, ठीक है। विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि, इससे क्या होगा, विकास और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। पूंजी निवेश परिव्यय को 33.4% से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। अभी देखा अपन ने 10 लाख करोड़ निवेश किसका है, ये जीडीपी का, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट अवसंरचना के अधिक निजी निवेश के लिए सभी हितधारकों की सहायता करेगा। कौन करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट, ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट अवसंरचना में अधिक निवेश, निजी निवेश, जो अवसंरचना परियोजनाएं उसमें ज्यादा से ज्यादा निवेश कैसे आए, निजी कंपनियां कैसे निवेश करें, तो इसको डील करने के लिए इनको इसको संभालने के लिए एक सेक्रेटरीट बनाया गया है, एक विभाग टाइप का कह सकते हैं अपन, विभाग नहीं, नोडल एजेंसी बनाई है, उसका नाम क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटरीट, है ना। अवसंरचना वित्तीय सचिवालय, ठीक है। यूआईडीएफ की स्थापना द्वारा श्रेणी 2 और श्रेणी 3 शहरों को शहरी अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। यूआईडीएफ का मतलब है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, है ना, जो है शहरी विकास, शहरी अवसंरचना विकास फंड से श्रेणी 2 और श्रेणी 3, टीयर 2 एंड टीयर 3 जो शहर हैं उनको वहां भी शहरी अवसंरचनाएं विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। राज्य सरकारों को 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण जारी किया जाएगा। देख लिया अपन ने ऊपर, इसी को इन्फोग्राफिक के माध्यम से देखा है। रेल बजट एक बार देखो, रेल बजट का बार बार आ रहा था, तो आदि की क्या है, आदि के मतलब 2200 करोड़ रुपए, 2210 करोड़ रुपए बजट अनुमान है 2023-24 में। परिचालन अनुमान कितना है, तो 98.5 करोड़, 45 करोड़। संचालन परिणाम क्या है, यातायात के कुल आय, यातायात से कुल आय किससे हो रही है, ऑरेंज कलर में, तो यातायात से आय हो रही है, और कुल संचालन व्यय आ रहा है। तो कुल मिला के ये रेलवे भी लाभ का सौदा है। आय वाला ग्राफ ऊपर है और व्यय वाला ग्राफ थोड़ा सा नीचे है, दिख रहा है अपने को, ठीक है। रेलवे की आय कितनी है, तो ये वाले जो ऑरेंज वाला ये यात्री ढुलाई से आ रही है ना, 70, और ये वाला आ रहा है आपका माल ढुलाई से, तो 70 करोड़ रुपए तो यात्री आय से, यात्री से हो रही, यात्रियों से टिकट के माध्यम से होने वाली आय, और 1,89,500 करोड़ रुपए हो रही माल ढुलाई से आय हो रही है रेलवे की, है ना। यात्री आय तुच्छ है, उसमें भी आप कहते हो किराया बढ़ा दिया और ऐसे वैसे। देखो नेक्स्ट देखो, हवाई क्षेत्रीय हवाई संपर्क के सुधार लाने के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, वाटर एयरड्रोम और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड की पुनरुद्धार किया जाएगा। पिछले इन्फोग्राफिक में देख लिया अपने, 50 अतिरिक्त, कितने, 50 अतिरिक्त। शहरी अवसंरचना विकास निधि यूआईडीएफ देख लिया है, स्थापना की जाएगी। इससे क्या, टीयर 2 एंड टीयर 3 के शहरों के अवसंरचना सृजन हेतु सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए 10,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। कुछ खास नहीं इसमें, देख लिया। चौथी प्राथमिकता, प्राथमिकता नंबर 4, 3 प्राथमिकता देख ली। सक्षमता सामने लाना, जबकि स्किल है उसको सामने लाना है। व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से अधिक अनुपालनाओं को कम किया गया और 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। विश्वास आधारित शासन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करके जन विश्वास विधेयक पेश किया है। मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की ओर बढ़ने का प्रयास किया जाए। जितने भी कानून कायदे थे, गजब नियम विनियम पुराने बने हुए थे जो अप्रासंगिक थे, वर्तमान में विकास को अवरुद्ध कर रहे थे एक प्रकार से, उनको क्या कर दिया, उनका सरलीकरण कर दिया गया है, या वो ज्यादा ही बिल्कुल ही काम के नहीं थे तो उनको क्या कर दिया, रिपील कर दिया, हटा दिया गया है। सक्षमता सामने लाना भाई इन्फोग्राफिक के माध्यम से देखते हैं अपन क्या है इसके अंदर। सुशासन, गुड गवर्नेंस, सुशासन गुड गवर्नेंस। व्यापारिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए 39,000 से ज्यादा अनुपालनाओं को कम किया गया और 3,400 से अधिक विधिक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया। ठीक है। 42 केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन के लिए जन विश्वास विधेयक प्रस्तुत किया गया है। 5G आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट।
5G आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी? तो 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। अज्ञात नाम से आने वाले डेटा तक पहुंच बनाने के लिए राष्ट्रीय डेटा नीति लाई जाएगी। अज्ञात नाम से आपके कोई भी आ रहा है, साइबर अटैक हो रहा है, तो उसके लिए क्या राष्ट्रीय डेटा नीति लाई जाएगी, जिससे आपका डेटा प्रोटेक्ट हो सके, डेटा सुरक्षित हो सके। पहचान और पते को अपडेट के लिए वन स्टॉप समाधान, वन स्टॉप सॉल्यूशन OSS की व्यवस्था की जाएगी, जिससे डिजी लॉकर और आधार को मूलभूत पहचान के रूप में उपयोग किया जाएगा। ठीक है, सक्षमता सामने लाना। अगली स्लाइड इसको देखो। जवाबदेही प्रशासन, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन की व्यवस्था, ट्रांसपेरेंट एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी प्रशासन कैसे विकसित हो, इसके लिए क्या क्या प्रयास किया जाएगा। न्यायिक प्रशासन में दक्षता लाने के लिए ई न्यायालय का फेज 3 शुरू किया जाएगा। ई न्यायालय आपके ऑनलाइन ही पेशी वगैरह हो जाएगी और ऑनलाइन ही सुनवाई हो जाएगी, तो खर्च कम होगा आपका, खुद का और सरकार का, दोनों का। ठीक है। MSME के संविदा निष्पादन को सरल बनाने के लिए विवाद से विश्वास वन लाया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। विवाद से विश्वास वन का संबंध किससे है? MSME जो है ना, छोटे, MSME का मतलब सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, है ना। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, इसको बोलते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, MSME, है ना। विवाद से विश्वास, सरकार और सरकारी उपक्रमों में संविदागत विवादों को निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2, विवाद से विश्वास 1 किससे है? MSME से। और सरकार और सरकारी उपक्रमों में संविदागत विवाद जो है ना, टेंडर बेसिस विवाद कोई हो रहे हैं टेंडर से संबंधित, उनके लिए विवाद से विश्वास 2 लाया जाएगा। तो ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दुर्लभ संसाधनों के बेहतर आवंटन के लिए चुनिंदा स्कीमों वित्त पोषण को इनपुट आधारित और परिणाम आधारित में बदला जाएगा। ठीक है, ये कुछ खास नहीं। दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन स्टोर करने और साझा करने के लिए एक निकाय डिजी लॉकर की स्थापना की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दस्तावेजों को सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन स्टोर करने, ऑनलाइन संरक्षित करने, ऑनलाइन उनको स्टोरेज करने के लिए और साझा करने के लिए, इधर उधर ट्रांसफर करना हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा भाई? उसके लिए आपका निकाय डिजी लॉकर की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्टता केंद्र, है ना, देख लिया अभी इन्फोग्राफिक्स में, देख लिया 5G के लिए कर जाएगी। पांचवा देखो, पांचवा, फिफ्थ, हरित विकास, हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट, हरित विकास। ठीक है, इसको देखते हैं अपन। चलिए देखते हैं अगली प्राथमिकता, प्राथमिकता 5, प्राथमिकता 5, फिफ्थ जो अपनी प्रेफरेंस है उसको देखते हैं। फिफ्थ प्रेफरेंस है हरित विकास, ग्रीन डेवलपमेंट, ग्रीन डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसमें देखते हैं क्या लिखा है। भारत हरित उद्योग और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए वर्ष 2070 तक, नेक्स्ट 50 ईयर का देख लो आप, अगले 50 सालों का तक पंचामृत तथा निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर आगे बढ़ रहा है, मतलब पर्यावरण संरक्षण की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके अंदर इंफोग्राफिक के माध्यम से देखते हैं क्या है। जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति, हरित विकास में क्या है? जलवायु लक्ष्यों की प्राप्ति की ओर अग्रसर, मतलब जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। सतत कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए हरित ऋण कार्यक्रम, जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स होंगे, आपको कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाले जो प्रोजेक्ट्स होंगे उनके लिए क्या विशेष प्रकार के ऋण दिए जा रहे हैं, जिनको हरित ऋण बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट है राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों, राज्यों के वैकल्पिक उर्वरक के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए PM प्रमाण योजना। कौन सी योजना? PM प्रमाण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। टर्मोलॉजी के क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, UPSC प्री में भी पूछते हैं और अन्य स्टेट PCS एग्जाम में भी इनको पूछा जा सकता है। PM प्रमाण की शुरुआत कब हुई या क्यों हुई और किससे संबंधित है? PM प्रमाण किससे संबंधित है? ठीक है। नेक्स्ट है गोवर्धन योजना के तहत 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को संयंत्रों को स्थापित
किया जाएगा। अपशिष्ट से आमदनी, जो आपके पशु अपशिष्ट है, कृषि अपशिष्ट है, उनसे कैसे उनका उर्वरक बनाया जाए या उनसे कोई बायोगैस, बायो जो है ना प्रोडक्ट बनाया जाए, जिनसे किसानों की आमदनी बढ़े, इनकम बढ़े। ऐसे योजना के तहत 500 नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। मिष्टी, मिष्टी के तहत तटीय रेखा पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी। अभी देखते हैं मिष्टी का और प्रमाण का फुल फॉर्म क्या है, इस पर लिखा हुआ है यहाँ पर। मिष्टी के तहत मैंग्रोव तटीय जो है ना समुद्र तटीय रेखा, उस पर मैंग्रोव पौधारोपण की शुरुआत की जाएगी। फिर है आर्द्र भूमि, आर्द्र इसमें करा देगा। आर्द्र भूमि के इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अगले 3 वर्षों में अमृत धरोहर को लागू किया जाएगा। ये इंफोग्राफिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 चीजें याद रखनी, एक तो क्या है, पीएम प्रणाम, प्रणाम किससे संबंधित है, 1 नंबर। 2 है मिष्टी किससे संबंधित है, तीसरा है आपका अमृत धरोहर, अमृत धरोहर का संबंध किससे है। 3 चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधा सा प्रश्न आ जाएगा संबंध किससे है, तो भी मामला गड़बड़ हो सकता है अगर ढंग से याद नहीं है तो। ठीक है, अमृत धरोहर के तहत क्या किया जाएगा, आर्द्र भूमि जो होती है, वेटलैंड्स जो होते हैं, उनका इष्टतम उपयोग, ऑप्टिमल यूज किया जाएगा। ऐसा कार्यक्रम बनाया जाएगा, उसका नाम रखा जाएगा अमृत धरोहर। प्रमाण क्या है भाई, पृथ्वी माता पुनरुद्धार फुल फॉर्म है, इसके प्रति जागरूकता, पोषण और सुधार हेतु प्रधानमंत्री का कार्यक्रम, पीएम प्रमाण। ठीक है, मिष्टी क्या है, तटीय पर्यावास और ठोस आमदनी के लिए मैंग्रोव पहल, ये इसकी फुल फॉर्म। इन दोनों को स्पष्ट रूप से याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें लिखा है भाई 19,700 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ठीक है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखा है मैंने, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से अर्थव्यवस्था को निम्न कार्बन सघनता वाली स्थिति में लाने, जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता को कम करने और भारत को इसके इस उदीयमान क्षेत्र के प्रौद्योगिकी और बाजार में अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा या होगा, है ना। इसके लिए कितने 19,700 करोड़ रुपए सरकार द्वारा खर्च किए जा रहे हैं। लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है 2030 तक 5 MMT, 5 मीट्रिक मिलियन टन का वार्षिक उत्पादन हासिल करना, कार्बन उत्सर्जन का जो है ये लक्ष्य हासिल करना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ऊर्जा परिवर्तन तथा निवल शून्य उद्देश्यों और ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में प्राथमिकता प्राप्त पूंजीगत निवेशों के लिए 35,000 करोड़ के परिव्यय का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये थोड़े पर्यावरण से संबंधित इसलिए मैंने थोड़े आंकड़े डाल दिए, ऐसा प्रश्न आता नहीं है यहाँ से, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था को धारणीय विकास के मार्ग में ले जाने के लिए 4,000 MWH की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को व्यवहार्यता अंतर्निधि के माध्यम से सहायता दी जाएगी। पंप्ड स्टोरेज परियोजना के लिए एक विस्तृत कार्य ढांचा भी तैयार किया जाएगा। लद्दाख से 13 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को निष्क्रमण और ग्रिड एकीकरण के लिए अंतरराज्यीय पारेषण पर 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ निर्मित की जाएगी। इसमें 8,300 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता भी शामिल है। ये थोड़ा सा काम का है। लद्दाख में ऊर्जा क्षमता कितनी है, 13 गीगावाट। नवीकरणीय ऊर्जा मतलब विशेष रूप से सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। गोवर्धन योजना क्या है भाई, इसका इंपॉर्टेंट रूप से थोड़ा सा ध्यान रख लेना। गोवर्धन योजना, गोवर्धन, एक तो पहले बात देख लो, गोवर्धन की फुल फॉर्म क्या है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। गोवर्धन, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो एंड रिसोर्सेज, गोबर तो इसका फुल फॉर्म हो गया। गैल्वेनाइजिंग मतलब बायो जो रिसोर्सेज है, ऑर्गेनिक रिसोर्सेज जो हैं उनको गैल्वेनाइज करना, मतलब उनको संधारित करना और उनसे आपके आमदनी बढ़ाना नामक स्कीम के तहत 500 नए, अपन देखा था इंफोग्राफिक में ऊपर, 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्रों को चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। किसानों की आय दोगुनी करने के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र
स्थापित किए जाए। संयंत्र शामिल होंगे जिनमें शहरी क्षेत्रों में 75 तथा 300 समुदाय या क्लस्टर आधारित संयंत्र होंगे जिनकी कुल लागत लगभग 10,000 करोड़ रुपए होगी। भारतीय प्राकृतिक खेती बायो इनपुट संसाधन केंद्र 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनाते हुए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कोई खास इतना फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं। अगली पहल देखते हैं 6, छठी प्राथमिकता क्या है हमारी, युवा शक्ति। युवा शक्ति पे विशेष रूप से ध्यान दे रही है सरकार। अमृत पीढ़ी 21वीं शताब्दी को विशेष रूप से जो लोग पैदा हुए उनको अमृत पीढ़ी नाम दिया गया। अमृत पीढ़ी के सपने को साकार करने में मदद करने के लिए सरकार ने कौशल वर्धन पर केंद्रीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की है। बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन करने में सहायता आर्थिक नीतियां अपनाई गई है। सहायक आर्थिक नीतियां और व्यवसाय के अवसरों का समर्थन किया गया है। इन्फोग्राफिक के माध्यम से देखते हैं क्या है इसके अंदर। युवा शक्ति, अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण। सबसे पहले क्या है, अमृत पीढ़ी का सशक्तिकरण, उनको मजबूत बनाना, सशक्त बनाना। इसके लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार क्या क्या कार्य कर रही है उनको अपन देखते हैं। पहला क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 PMKY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2014 से लागू करी थी। उसके बाद उसके 3 चरण कंप्लीट हो चुके हैं, 3 बार नए चरण उनके कंप्लीट हो चुके हैं। चौथा चरण है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKY 4.0 ऑन जॉब प्रशिक्षण। जो काम में लगे हुए हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको उस जॉब के दौरान प्रशिक्षण, उद्योगों के साथ साझेदारी, नए युग के पाठ्यक्रम जोड़ना। नए युग के जो पाठ्यक्रम है विशेष करके इस दशक में जो आए हैं, जैसे कोडिंग, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन इत्यादि, इनका क्या वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहे हैं। इनकी प्रासंगिकता बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। तो इनको ध्यान में रखते हुए इन नए पाठ्यक्रमों को क्या करना है, इसमें जोड़ना। PMKY 4.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है, युवा पीढ़ी का, अमृत पीढ़ी का क्या करना है, सशक्तिकरण। फिर है नेक्स्ट देखो, दूसरा, पहला तो हो गया PMKY 4.0, सेकंड है स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म में क्या करेंगे, मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करने। ठीक है, मांग आधारित, जिन चीजों की मांग है, जिन क्षेत्र में युवाओं की मांग है, जिन क्षेत्र में कौशल युक्त युवाओं की मांग है, उनको उपलब्ध करवाना। MSME सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ने और उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करने के लिए डिजिटल तंत्र का विस्तार करना। ठीक है, ये भी इसमें आएगा। अमृत पीढ़ी के सशक्तिकरण में तीसरा बिंदु क्या है भाई, 2 देख लेते अपन ने। तीसरा है राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना। अगले 3 वर्षों में, 3 सालों में 47 लाख युवाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा। स्टाइपेंड मतलब एक तरह से भत्ता। आप अगर कौशल शिक्षण के लिए जाओगे, कौशल प्रशिक्षण के लिए जाएंगे तो कुछ हल्का फुल्का आपको खर्च दिया जाएगा, 1000, 2000, 3000 रुपए मंथली, उसको बोलते हैं स्टाइपेंड। ठीक है। चौथा देखो आप, पर्यटन को बढ़ावा। 50 चुने हुए पर्यटन स्थलों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना। 50 कितने स्थलों को, स्टेट PCS एग्जाम में आ सकता है, ये UPSC में तो नहीं आएगा। 50 चुने हुए पर्यटन स्थलों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। 5वां देखते हैं, 5th क्या कह रहा है, राज्यों की राजधानियों में यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। एक जिला एक उत्पाद। यूनिटी मॉल में क्या होगा, एक जिला एक उत्पाद, GI उत्पाद, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है। अगली प्राथमिकता है, 7वीं प्राथमिकता है। 7 प्राथमिकताएं देखी थी हमने बजट में ऊपर, तो 7वीं प्राथमिकता हमारे पास आई है। इसमें क्या है, वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर। छठी युवा थी, 7वीं वित्तीय क्षेत्र। इसमें देखते हैं क्या है, प्रस्तावित कदम। वित्तीय क्षेत्र में सरकार क्या क्या करेगी। देखो, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना, वेरी इंपॉर्टेंट। ऋण का कुशल प्रवाह, मतलब ऋण आसानी से मिल जाए, वापस वसूली आसानी से हो, इत्यादि इसमें देखा जाएगा। तो ऋणों का कुशल प्रवाह, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा। वित्तीय समावेशन आप लोगों ने देख रखा है, ये UPSC मेंस
मेंस के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऋण का कुशल प्रभाव हो जाएगा आपका। दूसरा है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना। तीन चीजें इसमें, राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री के तहत क्या क्या करना है, तो ऋण का कुशल प्रभाव, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करना। सेकंड क्या है, केंद्रीय डाटा प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना। क्या क्या किया जाएगा वित्तीय क्षेत्र में, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको मैंने पहले ही बता दिया है। केंद्रीय डाटा प्रोसेसिंग सेंटर की स्थापना होगी। कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों को त्वरित रिस्पॉन्स, उनकी जो भी शिकायत है उनका तुरंत निराकरण या उनको तुरंत उनकी जो कार्रवाई हो उसके लिए प्रशासनिक कार्य प्रणाली में तेजी लाना। इसके उद्देश्य क्या है, केंद्रीय डाटा प्रोसेसिंग सेंटर का जो कंपनियां हैं उनके लिए त्वरित रेस्पॉन्स गठित करना या उपलब्ध करवाना। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी, कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपए जोड़कर नवीनकृत योजना के तहत 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। एमएसएमई जो होते हैं आपके सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्यम, उनके लिए कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपए जोड़ के नवीनीकृत योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। अगला देखो इसमें क्या है वित्तीय क्षेत्र में, महिला सम्मान बचत पत्र। महिलाओं के लिए 2 साल की अवधि वाली एक वन टाइम नई लघु बचत खाता योजना, जिसमें 2 लाख रुपए तक की जमा की सुविधाएं होगी। इस पे कोई ब्याज वगैरह नहीं लगेगा। तो महिला सम्मान बचत पत्र। अगला है वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना के तहत अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़ाकर क्या कर दिया है, 30 लाख। यहाँ तक कोई आपके टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। जीआईएफटी आईएफएससी, जीआईएफटी आईएफएससी में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। तो ये 7 चीजें हैं। ऊपर हमने देखी है 5 वित्तीय क्षेत्र में 2 चीजें, ये सरकार के प्रस्तावित कदम 3 और 6 ये आपके यूपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप एक बार ध्यान से रखना। देखो राजकोषीय प्रबंधन, ये 7 बजट की प्राथमिकता पूरी हो गई। अब जो राजकोषीय प्रबंधन है, फिजिकल मैनेजमेंट है, उसको सरकार के क्या क्या लक्ष्य है और सरकार ने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या हासिल किया है, क्या क्या प्राप्त किया है, उसके बारे में थोड़ा सा विवरण देखते हैं। तो वित्तीय क्षेत्र राजकोषीय प्रबंधन में क्या होता है, फिजिकल मैनेजमेंट। फिजिकल मैनेजमेंट इसमें देखते हैं, राज्यों को 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। राज्यों को कितने साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। राज्यों को जीएसडीपी के 3.5% के राजकोषीय घाटे की अनुमति। राज्यों की जो सकल घरेलू उत्पाद है, स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी, स्टेट जीडीपी या जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये कितना होना चाहिए, ये आपका 3.5%। जीएसडीपी का 3.5% ही आपका राज्यों का फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट था दूसरा भी, ये सब बिंदु वेरी महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण है। 2022-23 के राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान कितना है, 6.4% ऑफ जीडीपी, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2023-24 में बजट के लिए यह अनुमान 5.9% है और इसे 2025-26 तक 4.5% तक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। 22-23 जो साल अभी चल रहा है, 31 मार्च को ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए राजकोषीय घाटा जो फिजिकल डेफिसिट है उसका संशोधित अनुमान कितना है, तो 6.4%। ठीक है, 2022-23 के लिए फिजिकल डेफिसिट 6.4%, जो साल अभी चल रहा है हमारा। अगला 2023-24 जिसके लिए बजट आया है, इसके लिए फिजिकल डेफिसिट कितना अनुमान रखा गया है, तो 5.9%। कितना, 5.9%। अगला जो आपका नेक्स्ट ईयर होगा 2025-26, इसके तब तक क्या करना है, 4.5% तक इसको लेकर आना है। ठीक है, अगला इसके अंदर क्या लिखा है, देखो 2023-24 के बजट अनुमान, कुल प्राप्तियां अपन ने ऊपर भी देखा था,
उधारी के अलावा कितनी है? 27 लाख करोड़ और कुल व्यय 45 लाख करोड़। तो प्राप्तियों से डबल, लगभग दुगुना व्यय है। नेट टैक्स प्राप्तियां, सकल कर प्राप्तियां कितनी है? तो 23.3 लाख करोड़। ये ऐसे ये फैक्टर तो पूछे नहीं जाते, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ऊपर वाले 3 बिंदु है। देखिए क्या लिखा है। कुल प्राप्तियां इतनी है, ये देख लिया 45 लाख करोड़, 23 लाख करोड़, राजकोषीय घाटा 5.9 और निवल बाजार उधारियां 11.8 लाख करोड़ होने का अनुमान है। अब कर प्राप्तियां क्या स्थिति हुई? कर प्राप्तियों के रुझान, सकल कर राजस्व ऊपर हमने देखा था अर्थव्यवस्था में हमने बजट के क्या क्या घटक है, तो उसमें देखा था राजस्व आय है ना, और गैर, तो उसमें गैर राजस्व आय, एक तो एक कर आय और एक गैर कर राजस्व, इस टाइप से देखा था ऊपर। उसमें देखो अब ये 2022-23 2022-23 2022-23 2023-24 22-23 के एक तो बजट अनुमान है, जब बजट रखा था पिछले साल 2022-23 के लिए, तब अनुमान क्या रखा था, और 2022-23 में संशोधित अनुमान क्या है, उसके बाद संशोधित करके कहां तक पहुंचे वो, पहले तो अनुमान था, उसके बाद उसका संशोधन हुआ, और 2023-24 के बजट में क्या अनुमान रखे गए हैं। तो ये वाला है भाई आपके सकल कर राजस्व। सकल कर राजस्व कितना अनुमान रखा गया है इसमें, तो 11.1%। सकल कर राजस्व कितना अनुमान है? 11.1%। प्रत्यक्ष कर का कितना अनुमान है? तो 6% प्रत्यक्ष कर, ग्रीन वाली लाइन। ऑरेंज है अप्रत्यक्ष कर, तो 5.1%। ये इतना ठीक ठाक है, इसमें कुछ खास है नहीं। प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं। एमएसएमई और पेशेवर, सूक्ष्म उद्यमों और पेशेवरों के लिए प्रकल्पित कराधान की सीमाओं को क्रमशः 3 करोड़ रुपए और 75 लाख रुपए तक बढ़ाया जाएगा। तो प्रकल्पित कर है इतने, मतलब एस्टिमेटेड टैक्सेस है, अगर इससे नीचे इनकम आपकी हो रही है एमएसएमई की, तो एमएसएमई जो है ना, सूक्ष्म मध्यम और लघु उद्योग, उनकी अगर इतनी इनकम है तो उन पर टैक्स वगैरह नहीं लगाया जाएगा, टैक्स की नई दरें निर्धारित की जाएगी। सहकारिता में क्या है भाई, विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% कम कॉर्पोरेट कर का लाभ मिलेगा। कॉर्पोरेट कर कितना होगा नई सहकारी समितियों के लिए? 15%, 15% की दर होगी। सहकारी समितियों को टीडीएस के लिए नकदी आहरण पर 3 करोड़ की उच्चतम सीमा है। 3 करोड़ रुपए तक की उच्चतम सीमा तक ये नकदी का आहरण कर सकते हैं, नकदी या नगद पैसे निकाल सकते हैं। स्टार्टअप के लिए क्या विशेष है? स्टार्टअप स्टार्टअप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने के लिए तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2024 की गई है। तब तक आपके ऊपर स्टार्टअप पे आयकर नहीं लगेगा। आवासीय घर के लिए किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा 10 करोड़ रुपए हुई है। अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड से मिलने वाले भुगतान में टैक्स से छूट मिलेगी। इंपॉर्टेंट लाइन है ये वाली। अग्निवीर को जो 4 साल बाद रिटायर होंगे अग्निवीर, उनके जो कॉर्पस फंड में जो पैसे मिलेंगे, भुगतान होगा, वो क्या होंगे? टैक्स फ्री होंगे, कर से छूट होगी। अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव क्या है भाई? इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स अपन ने ऊपर देखे थे, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव क्या क्या है देख लेते हैं इसमें थोड़ा। हरित गतिशीलता, जीएसटी भुगतान किए गए कंप्रेस्ड बायोगैस पर उत्पाद शुल्क से छूट। जीएसटी भुगतान कर दिया है, उसके ऊपर उत्पादन शुल्क नहीं लगेगा। कंप्रेस्ड बायोगैस जो है ना, सीएनजी, सीबीजी, कंप्रेस्ड बायोगैस पर, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फोन के कुछ एक पुर्जों के आयात पर बेसिक सीमा शुल्क से राहत। टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर बेसिक सीमा शुल्क घटाकर कितना कर दिया? 2.5%। ये इतना कोई खास इंपोर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रिकल में देखते हैं, इलेक्ट्रिकल किचन चिमनी पर बेसिक सीमा शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 15% किया गया। ये देख लेना। जो किचन की चिमनी वगैरह लगाते हैं, गरीब आदमी के तो काम का नहीं है, वीआईपी के ऊपर टैक्स आ जाए तो इससे आम आदमी को कोई फर्क पड़ना नहीं है। किचन की चिमनी कितने लोग लगाते हैं इंडिया में, ठीक है। चिमनी हीट कोयल पर आयात शुल्क 20% से घटाकर 15% कर दिया गया है। रसायन और पेट्रो रसायन पर बेसिक सीमा शुल्क से छूट मिली है। एसिड ग्रेड फ्लोरस्पार पर बेसिक सीमा शुल्क 5% से घटाकर
2.5% किया गया है। स्टेट पीसीएस में ये वाला पूछा जा सकता है, ज़्यादा वहाँ फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। अगला इन्फोग्राफिक देखते हैं, दूसरे नंबर का प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव से संबंधित है जो। इसमें क्या है भाई, समुद्री उत्पाद में क्या है, श्रिम्प फीड, फूड फीड जो होते हैं कि घरेलू विनिर्माण के लिए देखो सरकारी में भी गलती है, के लिए 2 बार लिख दिया। के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्क में कमी, प्रयोगशाला निर्मित हीरा, इसके विनिर्माण में प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क को घटाया जाएगा। बहुमूल्य धातु, सोने और प्लेटिनम से बने सामानों पर सीमा शुल्क में वृद्धि की गई। ये इंपॉर्टेंट, हर बार वृद्धि करती है सरकार। चांदी से निर्मित डोरे, बार और सामान पर आयात शुल्क में वृद्धि। सम्मिश्रित रबर, सिंथेटिक रबर जो होता है, सम्मिश्रित रबर पर बेसिक सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% किया गया है। इंपॉर्टेंट, सम्मिश्रित रबर जो है, सिंथेटिक रबर जो है, उस पे बेसिक सीमा शुल्क जो पहले 10% था उसको बढ़ाकर कितना किया गया, 25%। इंपॉर्टेंट क्यों है, बहुत ज्यादा हाई लगभग 150% की वृद्धि की गई है, 2.5 गुना कर दिया इसको। ठीक है। सिगरेट, विनिर्देश सिगरेटों पर राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता शुल्क में 16% की वृद्धि की गई है। अब पर्सनल इनकम टैक्स, व्यक्तिगत आयकर, इंडिविजुअल इनकम टैक्स पे देखते हैं क्या है। नई कर व्यवस्था में निजी आयकर में छूट की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक के आय वाले व्यक्तियों को किसी प्रकार का कर भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ये वाली चीज देखते हैं अपन, इसको विस्तार से समझेंगे। नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लेबों की संख्या को 6 से घटाकर 5 कर दिया। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या है, जो कर सीमा की आपको कर छूट की जो सीमा थी 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 7 लाख रुपए। 7 लाख, एक क्या है, पहले 5 लाख रुपए तक आप जो आपकी इनकम थी उस पर 0 कर था। 5 लाख रुपए से जो ही ऊपर आपकी इनकम होती थी तो आपको टैक्स देना पड़ता था। अब वो सीमा कर दी है 7 लाख रुपए। और दूसरी बात करिए कि पहले टैक्स स्लेब जो कर की दरों की संख्या थी वो 6 थी, तो 6 से घटाकर कितनी कर दी है, 5। 6 से घटाकर इसको कर दिया है 5। ठीक है। और छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दिया। इसको पूरा विस्तृत रूप से समझेंगे अपन, देखते हैं इसमें क्या है। व्यक्तिगत आयकर में राहत, नए व्यक्तिगत आयकर की कर प्रणाली में बदलाव। ठीक है। इसमें क्या है, कर स्लेबों की संख्या किया घटाकर 5, पहले कितनी थी 6 से घटाकर 5 कर दिया गया। कर छूट सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपए किया गया है। अब देखते हैं, इसको समझते हैं। अगर आपकी इनकम मान लिया जाए कि 15 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए आपकी इनकम है वार्षिक, वर्ष की 15 लाख वार्षिक। ठीक है। तो 0 से 3 लाख रुपए तक आपके 7 लाख रुपए तक तो आपके कर छूट है, 7 लाख की कर छूट। पीछे बचे 8 लाख। 8 लाख पे आपके 0 से 3 लाख तक तो होगा 0। इसमें से 3 लाख और निकाल दो, इस पे टैक्स छूट है। फिर आपके बचेंगे पीछे 5 लाख। 5 लाख पे आपके 5% टैक्स लगेगा। 5, इस प्रकार से ये है। 3 से 6 लाख रुपए आपकी इनकम बच रही है यह वाली हिस्से में 7 लाख के बाद में, तो आपके 5% टैक्स। 6 से 9 लाख के बीच में है तो 10% टैक्स। 9 से 12 लाख के बीच में है तो 15% टैक्स। 12 से 15 लाख के बीच में है तो 20% टैक्स। 15 लाख से ऊपर है तो 30% टैक्स। इन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो कर की दर, जो कर की सीमा शुल्क है वो बढ़ा के 5 लाख से कर दी है 7 लाख। और कर की जो स्लैब थे, स्लैब कर की दरों के लिए स्लैब है, कर स्लैब है ना, कितने कितने अंतराल में, इसको कर अंतराल बोलते हैं, कितने कितने अंतराल में आपकी कर की दर परिवर्तित हो रही है। स्लैब की संख्या पहले 6 थी, उसको घटाकर अब कर दिया है 5। वर्तमान में कितनी है, 5। 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट देखो, व्यक्तिगत आयकर में पर्याप्त राहत, परिश्रमी मध्यम आय वर्ग को होगा लाभ। नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर में छूट। अगर आपकी इनकम 6,99,999 रुपए है तो आपके कर में
छूट होगी, आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। उससे 7,01,001 रुपया या 7,01,000 भी हो गए तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। क्या है, नई कर व्यवस्था के तहत वेतनधारियों को 50,000 रुपए और पेंशनधारियों को 15,000 रुपए की मानक कटौती की गई है। नई कर व्यवस्था के तहत उच्चतम अधिभार 37% से घटाकर 25% किया गया है। जो ऊपर देखा था ना 30% से ऊपर, उसमें 37% था पहले, है ना, उसको घटाकर 25% किया गया है। ठीक है। सेस होता है अधिभार, सेस कर के ऊपर कर होता है, उसको बोलते हैं अधिभार, सेस। ठीक है। गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले अर्जित अवकाश के नकदीकरण पर कर छूट सीमा को 25 लाख रुपए किया गया। कोई प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है और रिटायरमेंट के टाइम उसको अगर 25 लाख रुपए तक मिलते हैं तो कर से पूर्णतः उनको छूट प्राप्त होती है। 25 लाख रुपए से अधिक मिलते हैं तो फिर उसके ऊपर टैक्स सरकार के द्वारा लगाया जाएगा। नई कर व्यवस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बनाया जाएगा। हालांकि नागरिकों के लिए पुरानी कर व्यवस्था का लाभ लेने का विकल्प जारी रहेगा। यह भी इंपॉर्टेंट है, अगर प्रश्न यूपीएससी में आ जाए कि नई कर व्यवस्था के तहत सभी के ऊपर अनिवार्य रूप से व्यवस्था लागू की जाएगी, तो ऐसा नहीं है, अनिवार्य रूप से लागू नहीं की जाएगी। क्योंकि कोई व्यक्ति अगर पिछले कर व्यवस्था से खुश है और वो उसको अपने जारी रखना चाहता है तो उसको भी विकल्प उपलब्ध होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। यूपीएससी के अनुसार देखा जाए तो ये वाली लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म उद्यमों को और कुछ पेशेवरों के लिए बड़ी सीमा के लिए अनुमानित कराधान से लाभ लेने का प्रस्ताव किया गया है। बड़ी सीमा वर्ष के दौरान नकदी में ली गई कुल राशि के मामले में लागू होगी, जो कुल सकल प्राप्ति और टर्नओवर को 5% से अधिक नहीं होती है। एमएसएमई के लिए को किए गए भुगतान पर हुए व्यय के लिए कटौती को उसी मामले में अनुमति होगी जब समय पर प्राप्त भुगतानों में एमएसएमई की सहायता के क्रम में वास्तविक रूप से भुगतान किया गया हो। इसमें कुछ खास है नहीं। ऐसी नई सहकारी संस्थाएं जो नई विनिर्माण कंपनियों को वर्तमान में उपलब्ध 15% से की कम कर दर पर का लाभ प्राप्त करने के लिए 31/3/2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू की हैं। 31/3/2024 तक नई विनिर्माण गतिविधि अगर सहकारी क्षेत्र में शुरू की है तो उनको कर की जो दर है, उनके ऋण पे कर की दर कितनी होगी? 15%। चीनी सहकारी संस्थाओं को भुगतान के रूप में वर्ष मूल्यांकन 2016-17 से पूर्व की अवधि के लिए गन्ना किसानों के लिए कर नए भुगतान का दावा करने का अवसर दिया गया है। इन्हें लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत उपलब्ध होने की उम्मीद है। प्राथमिक कृषि कोऑपरेटिव सोसाइटी और प्राथमिक कोऑपरेटिव कृषि ग्रामीण विकास बैंक को नगद दिए गए जमा एवं ऋणों हेतु 2 लाख करोड़ रुपए प्रति सदस्य की उच्चतम सीमा का प्रस्ताव किया गया है। ये बजट के कुछ खास प्रावधान थे। अगला देखो, सहकारी समितियों को टीडीएस के लिए नकदी निकासी पर 3 करोड़ रुपए की उच्चतम सीमा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव, ये अपन देख चुके हैं इन्फोग्राफिक में ऊपर, तो भी रिटर्न में आपके लिए लिखा है। स्टार्टअप द्वारा आयकर लाभ प्राप्त करने हेतु निगमन की तारीख 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 करने का प्रस्ताव रखा है। ठीक है। स्टार्टअप की शेयरधारिताओं में परिवर्तन पर हानियों के अग्रनयन के लाभ को निगमन में 7 वर्ष से 10 वर्ष तक करने का प्रस्ताव रखा है। कर रियायतों और छूटों को बेहतर लक्षित करने के लिए धारा 54 और 54H के तहत आवासीय गृह में किए गए निवेश पर पूंजीगत लाभों से कटौती की सीमा को 10 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। दिनांक 1 अप्रैल 2023 को या इसके बाद सारी जीवन बीमा पॉलिसियां यूलिप को छोड़कर के लिए प्रीमियम अगर 5 लाख रुपए से अधिक है तो केवल उन पॉलिसियों जिनका प्रीमियम 5 लाख रुपए तक है से होने वाले आय पर छूट देने का प्रावधान है। जिनका प्रीमियम 5 लाख रुपए है 1 अप्रैल के बाद में 1 अप्रैल 2023 के बाद में अगर मैच्योर होती है और उनके आपको प्रीमियम राशि मिल रही होती तो उनके ऊपर क्या है, आपको छूट मिलेगी। 5 लाख रुपए से अधिक है तो फिर उनके ऊपर टैक्स लगेगा। बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर प्राप्त राशि पर प्रदान की गई छूट पर इसका प्रभाव लागू नहीं पड़ेगा। ठीक है। आयकर प्राधिकरण बोर्ड और कमीशन जिसकी स्थापना केंद्र राज्य सरकार द्वारा हाउसिंग, शहर का विकास, कस्बा और गांव के लिए नियामक और विकास गतिविधियों कार्यों के लिए की गई हो, उन्हें आयकर से बाहर रखने का प्रस्ताव किया गया है। यह भी आम आदमी के लिए राहत की बात है। ऑनलाइन गेमिंग में टीडीएस 10,000 रुपए की न्यूनतम सीमा को हटाना और ऑनलाइन गेमिंग से संबंधित कर देयताओं को स्पष्ट करने का प्रस्ताव।
टीडीएस और नेट विनिंग के निकासी के समय या वित्तीय वर्ष के अंत में टीडीएस और कर देयताओं के लिए प्रस्ताव। गोल्ड को इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिप्ट में या इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को गोल्ड में परिवर्तित करने पर इसे पूंजीगत लाभ के तौर पर नहीं माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट देखना। गैर पैन मामलों में ईपीएफ आहरण से के कर योग्य भाग पर टीडीएस दर को 30% से घटाकर 20% किया गया है। मार्केट लिंक्ड डिबेंचर से प्राप्त आय कराधान के अंतर्गत होगी। आयकर आयुक्त स्तर पर अपीलों के लंबन को कम करने के लिए छोटी अपीलों को निपटाने के लिए लगभग 100 संयुक्त आयुक्तों की तैनाती का प्रस्ताव है। हम इस वर्ष पहले से प्राप्त विवरणियों को जांचने और चुनने हेतु और अधिक सेलेक्टिव होंगे। आईएफएससी गिफ्ट सिटी को अंतरित निधियों के कर लाभों की अवधि को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। ये चीजें तो बिल्कुल यूपीएससी के काम की नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए आपके लिखी थी। एक ही चीज ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये इतनी खास नहीं है। आयकर अधिनियम की धारा 276(a) के अंतर्गत 1 अप्रैल 2023 से कर अपराधीकरण, आईडीबीआई बैंक सहित रणनीतिक विनिवेश के मामले में हानियों को अग्रहण करने का प्रस्ताव, अग्निवीर निधि को ईईई स्तर प्रदान करने और अग्निवीर योजना 2022 में पंजीकृत अग्निवीरों को अग्निवीर कॉर्पस फंड दिया गया। कॉर्पस फंड के द्वारा दिया गया भुगतान को कर के दायरे से बाहर रखने का प्रस्ताव किया गया है। अग्निवीरों की कुल आय में कटौती और अग्निवीरों को देने का प्रस्ताव जो उन्होंने अपना योगदान दिया है या केंद्र सरकार ने इनकी सेवा के लिए इनके खाते में हस्तांतरित किए, उन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। अपन ने ऊपर देख लिया, ये भी कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, इनको ऊपर देख लिया भाई अपन ने, वापस आ गए हैं। हाँ वस्त्रों और कृषि को छोड़कर बेसिक सीमा शुल्क की दरों को 21% से घटाकर 21 से संख्या को 21 से घटाकर 13 किया गया है। ये इंपॉर्टेंट। वस्त्रों और कृषि को छोड़कर बेसिक सीमा शुल्क की दरों की संख्या जो थी वो इनको 21 से घटाकर 13 किया गया। कुछ वस्तुओं की बेसिक सीमा शुल्कों, उपकरणों और अधिभारों में मामूली परिवर्तन हुआ, जिनमें खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नाफ्था शामिल है। ठीक है। सम्मिलित कंप्रेस्ड बायोगैस जिस पर जीएसटी भुगतान किया गया उस पर उत्पाद शुल्क छूट का प्रस्ताव ये देख लिया, ऊपर कोई खास नहीं है। वापस बिजली संचालित वाहनों में लगने वाली लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन करने वाली मशीनरी कैपिटल गुड्स सीमा शुल्क को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक 24 तक किया गया है। हरित मोबिलिटी को और संवेग प्रदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में प्रयुक्त बैटरियों के लिथियम आयन सेलों के विनिर्माण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं और मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क को छूट दी जा रही है। मोबाइल फोनों के विनिर्माण में घरेलू मूल्यवर्धन को और बढ़ाने के लिए कुछ एक पुर्जों और कैमरा लेंसों जैसे आदानों पर आयात पर बेसिक सीमा शुल्क में राहत देने और लिथियम आयन बैटरी सेलों पर रियायती शुल्क में एक और वर्ष जारी रखने का प्रस्तावित किया गया है। ठीक है। टीवी पैनल ये देख लिया था सब अपन ने इंफोग्राफिक में। ऊपर इलेक्ट्रॉनिक रसोई की चिमनियों पर बेसिक सीमा शुल्क 7.5% से बढ़ाकर 15% किया है। इलेक्ट्रॉनिक रसोई पर चिमनियों पर हीट कॉइलों आयात शुल्कों को 20% से घटाकर 15% किया है। इंफोग्राफिक्स में देख चुके हैं। रसायन उद्योग में डीनेचई एथाइल अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। इस बेसिक सीमा शुल्क में छूट का प्रस्ताव किया गया है। घरेलू फ्लोरोकेमिकल्स उद्योग में प्रतिस्पर्धा कायम रखने के लिए एसिड ग्रेड फ्लोरोस्पार पर बेसिक सीमा शुल्क को 5% से कम कर 2.5% किया जा गया है। एपिक्लोरोहाइड्रिन के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे ग्लिसरीन पर बेसिक सीमा शुल्क को 7.5% से कम कर 2.5% किया गया है। श्रिम्प फीड के घरेलू विनिर्माण के लिए मुख्य इनपुट पर शुल्कों में कमी की गई। इंफोग्राफिक्स में देख लिया था। प्रयोगशाला निर्मित हीरो, प्रयोगशाला में जो हीरो बनाए जा रहे हैं, डायमंड बनाए जा रहे हैं, के विनिर्माण में प्रयुक्त बीजों पर सीमा शुल्क घटाने का प्रस्ताव रखा है।
देख लिया था। सोने के डोरे और बारों में वैलिडियम सीमा शुल्क घटाने का प्रस्ताव, चांदी के डोरे, बारों और सामानों पर आयात शुल्क बढ़ाने का प्रस्ताव, सीआरजीओ स्टील के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री, लौह स्क्रैप और निकेल कैथोड पर बेसिक सीमा शुल्क में छूट जारी, कॉपर स्क्रैप पर 2.5% की रियायती बीसीडी को जारी रखा गया है। सम्मिश्रित रबड़, सिंथेटिक रबड़ पर बेसिक सीमा शुल्क को बढ़ाकर लेटेक्स को छोड़कर अन्य प्राकृतिक रबड़ के बराबर 10% से बढ़ाकर 25% या 30 रुपये प्रति किलोग्राम जो भी कम हो करने का प्रस्ताव। ये इंपॉर्टेंट है, आपको बताया था अभी इन्फोग्राफिक्स में। विनिर्दिष्ट सिगरेटों पर आदान आकस्मिकता शुल्क 16% कर दिया गया है। इसमें कुछ खास नहीं है, तो आएगा भी नहीं है सवाल। अप्रत्यक्ष करों में के संबंध में संशोधन। अप्रत्यक्ष करों के संबंध में क्या क्या सरकार ने संशोधन किए, इनको अपन देखते हैं। सीमा शुल्क अधिनियम 1962, सीमा शुल्क अधिनियम 1962 को आवेदन दायर करने की तारीख से 9 महीने की समय सीमा विनिर्दिष्ट करने के लिए निपटान आयोग द्वारा अंतिम आदेश पारित करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी और सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में प्रावधानों के दायरे और प्रयोजन के स्पष्ट करने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। सीजीएसटी अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। किन किन में संशोधन किया जाएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है यहां से। जीएसटी के अंतर्गत अभियोजन की शुरुआत करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा को 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दिया जाएगा। ठीक है। कंपाउंडिंग की कर राशि के वर्तमान 50 से 150% वर्तमान सीमा को घटाकर 25 से 100% कर दिया जाएगा। कुछ अपराधों को अपराधीकरण की सीमा से बाहर किया जाएगा। संबंधित रिटर्न विवरण को भरने की निर्धारित तिथि से न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि तक रिटर्न विवरणी को भरने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। संबंधित रिटर्न विवरण भरने की निर्धारित तिथि से न्यूनतम 3 वर्षों की अवधि तक रिटर्न विवरणी को भरने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ई वाणिज्यिक संचालनों ईसीओ के माध्यम से माल के अंतरराज्य आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए गैर पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को मिश्रित करदाताओं को सक्षम बनाया जाएगा। ये भाई आपका बजट कंप्लीट होता है। इसको बनाने में पूर्ण सावधानी बरती गई थी। इन्फोग्राफिक्स में जो चीजें दी गई थी उनको वापस से लिख के आपको बताने का प्रयास किया गया था। इसको आपको कभी कभी लगेगा कि सर रिपीट हो गया इसमें, लेकिन रिपीट आपके भले को देखते हुए किया था। ये जो पीडीएफ है, ये जो आपने पढ़ा है अभी, पैनल पीडीएफ लिखा हुआ है, ये पीडीएफ तो जो चैनल का नाम है राज एग्जाम अकेडमी, तो राज एग्जाम अकेडमी नाम का एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम। उस पर ये वीडियो का लिंक और ये पैनल की पीडीएफ आपको यूं की यूं अवेलेबल होगी, तो आप इसको डाउनलोड करके एक बार पढ़ भी सकते हैं। अगला जो भी बजट आएगा, राजस्थान का बजट और इंडिया भारत के बजट की आर्थिक समीक्षा, उसका भी वीडियो 1-2 दिन में मैं बना के डाल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद।